बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है। एज डिफरेंस बेस्ड ये नावल है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अखबार चाट लिया तो ये चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी तो और नहीं मिलेगी। दूध पत्ती सब ख़त्म है। शमसा बेगम ने शौहर को चाय देने के साथ ही दूध पत्ती ख़त्म होने की इत्तला भी दी तो उन्होंने चश्मे की ओट से इन्हें देखा, फिर चाय के कप को और मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाकर एक घूंट भरा, कप फिर से स्टूल पर रख दिया। अम्मी, अब्बू ज़रूरत रिश्ता के इश्तेहार पड़ रहे हैं। सबसे छोटे बेटे 12 साल आशे ने शौक लहजे में कहा। एक बीवी और इसकी औलाद तो संभाली नहीं जाती, दूसरी शादी करेंगे? हाँ, शमसा बेगम तरकारी बनाते हुए तल्खी से बोली तो शफीक हंसन हंसने लगे। अरे नेक बख्त, मैं अपनी बेटियों के लिए रिश्ता देख रहा हूँ। रिश्ते अगर अखबारों में मिलते तो सबकी बेटियां ब्याही जाती। और एक बात तो बताओ तुम, रिश्ते अगर मिल भी गए तो शादी कैसे करोगे? पैसा है जेब में जो रिश्ता ढूंढ रहे हो? ये तो वही बात हो कि गाड़ी पास है नहीं और गराज बनाने चले। शमसा बेगम सब्जी काटती चाहती शफीक हसन को भी हकीकत का आईना दिखा दी। वो चाय पी रहे थे और अखबार पर निगाहें जमाए हुए थे। जब भी तुम ऐसा रिश्ता ढूंढ रहे हो जिसमें हमें पैसा खर्च ही ना करना पड़े और बिना पैसा खर्च के शादी हो जाए, शफीक हसन ने चाय ख़त्म करते हुए कहा तो शमसा बेगम को ताव आ गया। बिना पैसे खर्च के तो ख्वाबों में ही हो सकती है शादी। वो तुम जितनी चाहे मर्जी करा लो। और बेटियों के क्या 2-3 शादियाँ तुम अपनी भी करवा लो, मुफ्त की शादी, बिना पैसे की शादी। ओ, मिल गया अपने मतलब का एक रिश्ता। शफीक हुसैन खुशी से बोले। सुनो, मैं नहीं सुनती। अरे सुनो तो बीबी। शफीक हुसैन बहुत पुरजोश नजर आते। शमसा बेगम ने सब्जी काटते हुए हाथ रोक दिया और इनकी तरफ मतवज्जो होगी। लिखा है, ज़रूरत है एक 60 साल करोड़पति शख्स के लिए रिश्ते की। लड़की का ताल्लुक मतवसत तबके से हो जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा ना हो। ज़ात पात की कोई कैद नहीं। लड़की खुश शक्ल, पढ़ी लिखी हो, सिर्फ पुरखलूस घराने के अफराद राब्ता करे। शफीक हुसैन ने इश्तिहार पढ़कर चश्मा उतारा और बेशमसा बेगम को देखा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगी, लोग कर लो बात। करोड़ों का पढ़ के कौन पुरखलूस आदमी राब्ता करेगा? एक करोड़पति बुड्ढे से हर कोई इसकी दौलत के लालच में राब्ता करेगा। हाँ, तो उम्र भी तो देखो, 60 साल का एक करोड़पति, और यकीनन एक आध बीमारी जरूर अपने साथ लेकर जी रहा होगा। पैसे वालों को सब आसान लगता है। देखना तुम कितने लोग इस बुढ़े करोड़पति को फ़ोन करेंगे इश्तिहार पढ़ते, सिर्फ इसकी दौलत की खातिर। वरना कोई भी शख्स इस करोड़पति आदमी को खुदा तरसी में या अल्लाह वास्ते तो अपनी बहन बेटी देने से रहा। एक तो इन दौलतमंद बुढ़ों को न जाने आखिरी उम्र में कम उम्र लड़की से शादी की क्या सोचती है। एक पाँव कब्र में और दूसरा जन्नत में। एक खुर ब्याहने के चक्कर में कब्र के फूल सहरे के फूल बन जाते हैं। हाँ भाई, पैसे के खेल है सब। जेब में पैसा हो तो कुछ भी कर लो, कुछ भी खरीद लो। बीवी भी। शमसा बेगम गहरा सांस लेते बोलती किचन उठ सब्जी उठा के किचन में चली गई। शफीक हुसैन ने वहीं सेन में बैठे बैठे कहा, तो मानती हो ना कि पैसा सबका बाप है? तो मैंने पैसे की अहमियत से कब इनकार किया? शमसा बेगम वहीं से बाबाज बुलंद जवाब देती हांडी पकाने लगी। तो क्या ख्याल है फिर ये करोड़ों की लॉटरी हम ना खुलवा लें? सुठिया गए हो क्या? सोच लो, एक बेटी की कुर्बानी से बाकी 5 बेटियों की क्या हम सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारे भी दिन फिर जाएंगे। वरना हमारी इतनी हैसियत नहीं कि जो बेटियों और एक बेटे को ब्याह सके। हमारी तो रोज़ की दाल रोटी चल रही है बस इस मुँह जोर और मादर पदर आज़ाद महंगाई में। कुछ बचत हो गई वाला तो किसी बेटी को ब्याह है कैसे? मेरी बेटी 28 की हो गई है और इसके पीछे सभी लाइन लगाए खड़ी हैं। शफीक हुसैन ने संजीदा और मतफक्कर लहजे में कहा तो वो किचन से बाहर निकल आई। ठीक कहते हो आप, 1-2 साल के फ़र्क से सभी शादी की उम्र को पहुंच रही हैं और हम एक की भी शादी नहीं कर पा रहे। बड़ी दोनों की बात तो तय होगी मगर जहेज़ ना होने की वजह से अगले शादी की तारीख तक नहीं मांगते। ये सगे और खून के रिश्तेदारों का हाल है। इन्हें तो घर भर के जहेज़ चाहिए। ना तो तुम्हारे भाई में लाज और है और ना ही मेरी बहन को एहसास है कि सगी भांजी को 3 कपड़ों में ब्याह कर ले जाए। अपने बेटे कौन सा गवर्नर लगे, फिर भी जहेज़ के लालच में चुपके बैठे हैं। क्या होगा मेरी बेटियों का? शफीक हुसैन। शमसा बेगम का लहजा फिक्र और परेशानी में डूबा हुआ था। इन्हें तो दिन रात सोते जागते उठते बैठते ही फिक्र खाई जाती कि इनकी बेटियों की शादी कैसे होगी, कब होगी। शफीक हुसैन इन्हें तसल्ली देने लगे। नेक वक्त, परेशान मत हो। अल्लाह ने बेटियां दी तो ब्याहने के वसीले भी पैदा करेगा और वसाइल भी। और ये रिश्ता का इश्तिहार तो मुझे इसी सिलसिले की एक कड़ी लग रहा है। मतलब? शमसा बेगम दोबारा सेन में पीछे तख्त पर आ बैठी। मतलब ये कि हो सकता है अल्लाह सोने ने इस करोड़पति बूढ़े को हमारे मिसाइल के हल के लिए वसीला बनाकर भेजा। तो तुम राबी को इस करोड़पति बुढ़े से ब्याह दोगे? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या? अपनी ज़रूरत और मजबूरी के तहत ही हम ऐसा करने का सोच रहे हैं ना। शफीक हुसैन ने खुद गर्जी से कहा तो बोली, राबी मेरी सबसे हसीन बेटी और तुम इसे बुढ़े से ब्याहने का सोच रहे हो? नहीं, मैं अपनी खूबसूरत बेटी को एक बीमार बूढ़े से नहीं ब्याहने की। शमसा बेगम, गरीब के घर में खूबसूरत लड़की इस दुल्हन की मानिद होती है जिसे जेवर और सुर्खी पाउडर न मिले। बिना जेवर के दुल्हन भी कोई दुल्हन होती है। कोई सराहने वाला चाहने वाला ना हो तो हुस्न किस काम का। अगर ये शादी हो जाती है ना तो वो शख्स हमारी राबी की बहुत कदर करेगा और हमारी राबी इसकी दौलत की तनहा वारिस होगी। कितने सेल्फिश लोग हैं, कितना सेल्फिश माँ बाप है। ये तुम कैसे कह सकते हो? शमसा बेगम ने सवाल किया।
क्या इस करोड़पति बुढ़े ने शादी नहीं की होगी? इसके बीवी बच्चे ज़रूर होंगे। यहाँ नहीं होंगे तो मुल्क से बाहर कहीं लंदन अमेरिका में होंगे और बड़े मियाँ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए नई बीवी लाने के ख्वाब देख रहे हैं। इसके घर वालों को अगर पता चल गया तो हमारी राबी की ज़िंदगी जीरन कर देंगे। तुम बेफिक्र हो, मैं इस सिलसिले में शख्स से बात करूँगा, हर तरह से अपनी तसल्ली करके अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करा के ज़मानत लेकर यहाँ करूँगा। शफीक हुसैन ने संजीदगी से कहा, वो अब इस रिश्ते को, इस मौके को, अमीर बनने के सुनहरी मौके को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। राबी नहीं मानेगी, शमसा बेगम ने गोया अपनी रजामंदी देते हुए ने बताया। मान जाएगी, वो हम सब पर जान छिड़कती है। आहो तो तुसी ओदी जान ही लैंदे दर पे गए, लख दी लानत दादे माँ पे आपते। सोच देखो कैसी है। तो क्या हम इसकी जान ले लें, इसे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दें? शमसा बेगम का दिल नहीं मान रहा था। राबी से ने खास उनसा इसकी मासूमियत और हुस्न को अपनी ज़रूरतों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती थी। वो अपनी बहनों की खातिर मान जाएगी और दौलत से बढ़कर कुछ नहीं होता, सब कुछ होगा हमारी बेटी के पास, वो राज करेगी इस रईस के घर। शफीक हुसैन यकीन से बोले। सोच ले, दिल तो नहीं मान रहा मगर मजबूरी अलग है, फिर भी सोच लो, लोग क्या कहेंगे? लोग कब कुछ नहीं कहते, शफीक हुसैन ने तल्खी से कहा। हमारी 6 बेटियां पैदा हो गई तो लोग तब भी हाय अफसोस करते नहीं थके थे। एक बेटा हो गया तब भी लोग ये कहने से बाज नहीं आए कि हाय बेटा तो एक ही है, 2 हो जाते तो अच्छा था। बेटियों के रिश्ते तय हो गए तब भी लोगों ने कहा कि देखते हैं शादी कब तक करते हो, रिश्ता तय करना आसान है, शादी करना बच्चों का खेल नहीं। लोगों को कब ठंड पड़ती है बिना कुछ के? बेटियों की शादियाँ लेट हो गई तो भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और अगर शादियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला तब भी लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। हमें अपने हालात की बेहतरी के लिए अपनी बेटियों की शादी के लिए खुद ही कुछ करना होगा। मैं तो इस मोबाइल नंबर पर ज़रूर फ़ोन करूँगा, क्या खबर ये नंबर डायल करने से हमारी बेटियों की किस्मत खुल जाए। शमसा बेगम बोली नहीं, बस सर हिलाकर सोच में गुम हो गई। शफीक हुसैन अपने कमरे में जाकर इश्तिहार दिया गया मोबाइल नंबर अपने मोबाइल से मिलाने लगे। शफीक हुसैन और शमसा बेगम का ताल्लुक मुतवसत तबके से था। शफीक हुसैन एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे, इनकी मामूली तनख्वाह में गुजारा ही हो रहा था। बस एक के बाद दीगरे इनके यहाँ मुसलसल 6 बेटियों की पैदाइश ने वक्त से पहले इनको बूढ़ा कर दिया। सबसे बड़ी मोमिल 28 साल की थी, फिर कोमल थी, फिर इश्मल, बिलतरतीब राबेल, सज्जल और रीमल थी। मोमल और कोमल एफए से ज़्यादा न पढ़ सकी, कुछ पढ़ाने का शौक भी नहीं था और कुछ घर के माली हालात ऐसे नहीं थे कि मज़ीद तालीम जारी रख सकती। वो दोनों घरदारी में लग गए। इश्मल ने एमए किया और राबेल ने एमए बीएड करने के बाद स्कूल में नौकरी कर ली। इश्मल घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इस तरह मिलजुल कर घर के खराजात पूरे हो रहे थे। थोड़े पैसे बचाकर शमसा बेगम ने मोमिल और कोमल के लिए कुछ बर्तन, बिस्तर, चादरें वगैरह खरीद रखी थी जो जहेज़ के लिए इंतहाई नाकाफ़ी थी। सज्जल और रीमल एमए और बीए कर रही थी। सबसे छोटा 12 साल अशर हुसैन 9वीं जमात में था। बहुत ज़हीन और शरारती बच्चा था वो। शफीक हुसैन को इससे बड़ी उम्मीदें थी, इनका सहारा बनेगा, इनका बोझ बांटेगा। शफीक हुसैन 7 मरले के घर के मालिक थे, बस ये आसरा बहुत बड़ा था इनके लिए। छत तो इनकी अपनी है। 2 मंजिला घर में कुल 9 अफराद सुख शांति से रह रहे थे, लेकिन बेटियों की शादी सबसे बड़ा मसला था इनके लिए। शफीक हुसैन ने मोमिल का रिश्ता अपने बड़े भाई के बेटे गुफरान से तय किया। 3 साल पहले गुफरान की कपड़े की दुकान थी, मैट्रिक पास था। गुफरान मोमिल को पसंद करता था। जब इसके माँ बाप इसका रिश्ता लेकर शफीक हुसैन गए थे, लेकिन शादी धूमधाम से करने का कह गए थे कि इनके बेटे की दुकान खूब चलती है तो बीवी भी ऐसी हो जो खूब जहेज़ लेकर आए। और कोमल की मंगनी इसके खाला के बेटे मुराद से 4 साल पहले हुई। तब मुराद की नौकरी नहीं थी, 2 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ था। शादी के लिए इसकी माँ को घर भर के जहेज़ चाहिए था। इसका कहना था कि मुराद इसका इकलौता बेटा, 4 बहनों का भाई, वो घर भी बना रहा, मेहनत की कमाई लगा रहा, तो इस घर को इसके दुल्हन के जहेज़ से ही सजाया जाएगा। अगर कोमल इनकी शर्त और ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती तो मुराद के लिए कोई और लड़की देख लेंगे। मुराद को कोमल से मोहब्बत थी, जब भी वो माँ को दूसरी लड़की देखने से रोके हुए था, लेकिन इसकी अपनी ख्वाहिश भी यही थी कि इसकी बीवी इतना जहेज़ तो लाए कि इसे घर को सजाने के लिए अलग से रकम का बंदोबस्त न करना पड़े। कोमल ने मुराद से बात की तो उसने बेधड़क कह दिया, अम्मी ने ऐसा गलत क्या कहा है कोमल? देखो मियाँ बीवी दोनों ही मिलकर घर चलाते। इस महंगाई के दौर में एक अकेला मर्द कितना कमा सकता है? मैं तो घर बना रहा हूँ, तुम घर का सामान जहेज़ में ले आओ। फिर तो मैं नहीं सारी ज़िंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी है, नौकरी थोड़ी करवानी है तुमसे, और जहेज़ तो हर लड़की लेकर आती है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अम्मी को रोके हुए हूँ, वरना अम्मी तुम्हें हमारी मंगनी तोड़ के मेरे लिए किसी अमीर लड़की घर की लड़की ढूंढने का इरादा रखती है ताकि हम घर भर के जहेज़ लाए। अमीर लड़की ने तेरे वगैरह मुँह लाना, बेगैरत रू। और कोमल अपना समूह लेकर रह गई। माँ और बहनों को भी मुराद के आला ख्यालात से आगाह किया तो इन सबको भी बहुत दुख और परेशानी ने घेर लिया। लड़कियों के रिश्ते तो आते थे मगर माली हैसियत कम होने के बायस तय नहीं हो पाते थे। यही हालात मसाइल थे जिन्होंने शफीक अहमद को इस करोड़पति बुड्ढे से रब्ते करने पर मजबूर कर दिया। राबेल ने सुना तो सख्ते में रह गई। शमसा बेगम, मोमिल और कोमल ने इसे घर के हालात बताए, मसाइल मजबूरियों का बताकर समझा बुझाकर इस रिश्ते के लिए आमादा कर ही लिया। इसकी दिली ख्वाहिश और दुआ थी कि वो अपने घर वालों के लिए कुछ कर सके, इनकी ज़िंदगी में खुशी और आसानी ला सके। तो थोड़े पसोपेश के बाद इस रिश्ते के लिए राज़ी होगी। शफीक हुसैन तो इस करोड़पति बूढ़े से मिलकर बेहद खुश और मुतमिन थे। राबेल की तस्वीर वो साथ लेकर गए थे। इस करोड़पति बूढ़े ने, जिसका नाम ईसा अलवी था, ने राबेल को पसंद करते हुए इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती थी। इन्होंने शफीक हुसैन को फ़ोन करके कहा और शफीक हुसैन इनसे बात करते जोश मसरत से मोबाइल ऑफ किए बिना ही राबेल से बात करने चला। ये जाने बिना कि ईसा अलवी की बातें सुन रहा अपने सेलफोन पर। राबेल बेटी, वो मिलना चाहते हैं तो? राबेल ने सवालिया नज़रों से देखा। तो वो यहाँ नहीं आना चाहते?
हाँ ज़ाहिर अब्बू, वो दौलतमंद लोग हैं, यहाँ गरीब मोहल्ले में आएंगे तो इनकी शान नहीं घट जाएगी। राबेल ने स्कूल की कापियाँ चेक करते हुए तल्खी से कहा, नहीं बेटी, बात यह कि इनका ख्याल है कि लोग बातें बनाएंगे, हमारी इनसे बात बने ना बने, लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि हम इनसे इनके घर जाकर मिलें। शफीक हुसैन ने तफसील से बताया। तो आप और अम्मी इनसे इनके घर जाकर मिल लें। बेटी हमारे साथ तुम भी चलो, क्योंकि वो तुम्हें देखना चाहते, तुमसे बात करना चाहते। वाह, क्या आन और अना है इनकी कि अपने रिश्ते के लिए एक मिडिल क्लास लड़की के घर नहीं आ सकते, और मुझे क्या इतनी गिरी हुई और बेशरम लड़की समझा इन्होंने कि मैं अपनी नुमाइश के लिए इनके घर खुद चल कर जाऊँ। इन्हें अपनी आन बान शान का इतना ही ख्याल है ना, तो इनसे कहीं कोई और घर देख ले, मैं शो पीस बन कर इनके घर नहीं जाऊँगी। राबेल ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। तो कहीं बाहर इनके दफ्तर या किसी होटल में मिलने की तजवीज़ भी है इनकी। शफीक हुसैन ने बेचारगी से कहा। अबू मतलब इन्हें हमसे, वो खुद चलकर यहाँ ऐसा ही होता कि क्या कि लड़की खुद अपना रिश्ता लेकर लड़के के घर जाती है। बेटी ज़रूरत हमें, और प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कभी कुआं खुद चल के प्यासे के पास नहीं आता। शफीक हुसैन ने से समझाया। अबू मैं इन साहब से किसी दफ्तर, होटल या रेस्टोरेंट में या इनके अपने घर में मिलने नहीं जाऊंगी, कह दीजिए इनको। इन्हें मुझसे मिलना है तो शरीफाना तरीके से यहाँ घर आकर मिले, किसी रिक्शा या टैक्सी में बैठ कर आ जाए, बड़ी सी गाड़ी में बैठकर इस छोटी सी गली में आने की ज़रूरत नहीं है, इससे इनकी शान में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही लोग बातें बनाएंगे। राहबेल ने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम अपना काम करो, गुस्सा मत करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। शफीक हुसैन ने हथियार डाल दिया और कमरे से बाहर निकल के ईसा अलवी ने अपना सेल फ़ोन ऑफ कर दिया, और वो मुस्कुरा रहे थे। लड़की तो बहुत खुददार और समझदार लगती है, असूल पसंद, आन अना वाली और मगरूर सी। क्या एतमाद है राबेल शफीक में, मुझे इससे मिलना चाहिए, देखे तो सही क्या चीज़ है ये मिस राबेल शफीक। ईसा अलवी ने खुद कलामी की। अब क्या होगा राबी, तू किसी सूरत अलवी साहब से मिलने को राजी नहीं हो रही। शफीक हुसैन ने सर में उंगलियां फेरते हुए परेशानी से कहा। ठीक ही तो कह रही है राबी, भला वो क्यों जाए इसके घर अपने आप को दिखाने, आखिर इसकी भी कोई इज्जत है। शमसा बेगम ने कहा। मैं नहीं चाहता कि रिश्ता हाथ से निकल जाए, घर आई दौलत को ठुकराना बेवकूफ़ी है, मुझे कुछ सोचना होगा इनसे राबी की मुलाकात का कोई मुनासिब हल। मैं अभी अलवी साहब को फ़ोन करता हूँ। शफीक हुसैन पल में ये जा बोझा। शमसा बेगम पूछती रह कि कहाँ जा रहे, मगर अनसुनी के बाहर निकल गए। बड़ा बगारा था वैसे भाई। वो स्कूल में थी तो चपरासी ने आकर बताया कोई साहब अपनी बच्ची के सिलसिले में इससे बात करने आए। राबेल दुपट्टा सर पर ओढ़कर विजिटिंग रूम में चली आई, जहाँ एक उम्र सीधा शख्स यानी ईसा अलवी मौजूद थे। राबेल ने इसके सरापे पर निगाह डाली। वो 50-55 का ग्रेसफुल बूढ़ा था लगा इसे, जिसकी छोटी दाढ़ी में सफ़ेद बालों की चांदी चमक रही थी। कलमे और सर के बाल भी ग्रे थे, कहीं कहीं से आंखों में गोल्डन फ्रेम वाला कीमती चश्मा लगा रखा था। 3 पीस सूट, रॉयल ब्लू डॉट्स वाली टाई लगाए, स्याह बूट्स पहने, मर्दाना परफ्यूम से महकता ही शख्स राबेल को हुलिये से दौलतमंद महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम, राबेल ने देखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, ईसा अलवी ने बगौर से देखते हुए दिलकश लहजे में जवाब दिया। तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया। ईसा मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गए। राबेल भी सिंगल सोफे पर बैठ गई। सफ़ेद शलवार और नीली लंबी कमीज़, दुपट्टे में मेकअप से मुबर्रद चेहरे के साथ वो अपने गुलाबी मल सफ़ेद रंग में दिलकश नैन नकूश लिए ईसा को तस्वीर से ज़्यादा हसीन लगी। बुढ़े की लॉटरी निकल आई, होर उनकी चाहिए। जी फरमाइए, राबेल ने इससे आने का मकसद पूछा। आप मिस राबेल शफीक है ना? इसने तस्दीक चाहिए। जी हाँ। और आप अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए आए हैं? जी नहीं, मैं रिश्ते के सिलसिले में बात करने आया। एक्सक्यूज़ मी, आप गलत जगह आ गए, ये स्कूल है, मैरिज ब्यूरो नहीं। राबेल ने इसे तहैयर से देखा। मेरा नाम ईसा अलवी है, इसने तारुफ करवाया। तो इसके अंदाज में इस्तेजाब था। आपको मेरा नाम सुनकर कुछ याद नहीं है? क्या याद नहीं है? यही कि मेरे और आपके रिश्ते की बात चल रही है। ओह आई सी, तो आप है वो करोड़पति साहब जो अपनी दौलत के बल पर जवान बीवी चाहते हैं। राबेल बुरी तरह चौंकी भी फ़ौरन संभल कर बोली। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो अपनी जगह पर पहलू बदलता इसकी बदगुमानी पर कूड़ा था। आपको मेरे बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं मिस राबेल। मैंने आपके पेरेंट्स से रब्ता नहीं किया, आपके वालिद साहब ने मुझे फ़ोन किया मुझसे मिलने के लिए, मेरे घर तशरीफ़ लाए थे बिना आपकी तस्वीर के। तो तस्वीर देखने के बाद मुझसे मिलने का ख्याल क्यों आया आपको? जानना चाहता हूँ कि इस रिश्ते के लिए आप पर दबाव तो नहीं है? ईसा ने संजीदगी से पूछा। क्या आपको मुझसे सवाल पूछना चाहिए? राबेल का लहजा चुपता हुआ था। आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आपसे जो भी शख्स आपके इस अखबारी इश्तिहार के सिलसिले में रब्ता करेगा वो अपनी ही किसी गर्ज, ज़रूरत और लालच के तहत ऐसा करेगा। मेरे वालिद साहब ने भी अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से आपसे रब्ता किया, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इनकी बेटी की शादी आपके साथ हो जाए तो आपकी दौलत से इनके बिगड़े काम भी समझ जाएंगे। हम 6 बहनें और एक छोटा भाई, बड़ी बहनों की मंगनी हो चुकी है, शादी इसलिए नहीं हो पा रही कि उसके ससुराल वालों को घर भर के जहेज चाहिए। बाकी बहनों के रिश्ते भी आते हैं, मगर हमारे माली हालात को महसूस करके दोबारा नहीं आते, और कुछ को हम खुद इनकार कर देते कि पहले बड़ी बेटियों के फ़र्ज से तो फारिग हो जाए। ऐसे हालात इन लोगों के भी होंगे जो आपसे रब्ता कर रहे हैं, ये कर चुके होंगे अब तक। आपसे जो भी रब्ता करेगा अपनी ज़रूरत के लिए करेगा। राबेल ने नहायत संजीदगी से हालात इसके सामने रखे। तो इसमें गलत क्या है? ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सब नज़रिया ज़रूरत के तहत ही रोज़ जी रहे हैं, एक दूसरे से हम अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही ताल्लुक़, रिश्ते नाते जोड़ते हैं। ये दुनिया तो कुछ लो और कुछ दो के असूल पर ही चल रही है। गिव एंड टेक ही राइज है हमारी सोसाइटी में, एक हाथ दे एक हाथ ले, इसी फार्मूले पर कारोबार हयात चल रहा है।
हम सब अपनी गर्ज के बंदे, अपनी अपनी ज़रूरतों के मोहताज, अपने अपने फ़ायदे के ख्वाहिशमंद। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपकी ज़रूरत पूरी करता हूँ, आप मेरी ज़रूरत पूरी कर दें, लेकिन रिश्ते तो किसी मफाद और गर्ज से पाक होने चाहिए, मोहब्बत और खलूस पर मबनी। राबेल किसी सोच के ज़रिए से खोए खोए लहजे में बोली तो ईसा ने चौंक कर इसे देखा। मोहब्बत और खलूस के सिक्के दिल के बाज़ार में चलते हैं मिस राबेल, और हमारे यहाँ दिल कहाँ है? दिल की जगह तजोरी है, जिसमें मफाद और गर्ज के सिक्के जमा होते हैं। दौलत के लिए दिल के सौदे हो जाते हैं और दौलत के लिए मोहब्बत में धोखे भी दिए जाते हैं। खैर छोड़ो इस बहस को, मैं जानता हूँ मुझसे जो भी रब्ता कर रहा है शादी के सिलसिले में मेरी दौलत के लालच में ही कर रहा है, तो किसी को तो और क्या देखना परखना है। मुझे आपका ही प्रपोजल कबूल है और इंशाल्लाह हम इसी जुमे को शादी करें। आपके वालिद साहब से मैं आज ही बात कर लूँगा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? ईसा ने राबेल के दिलकश चेहरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा था। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। आप मेरी ये जॉब मत छुड़ाइएगा, बस यही शर्त है मेरी। आप एक करोड़पति आदमी की बीवी बनने जा रही हैं, इस मामूली जॉब की क्या ज़रूरत है? ये मामूली जॉब मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। राबेल ने उठते हुए इसे देखा, वो भी उठ खड़ा हुआ। आपके घर वाले अब मेरी जिम्मेदारी होंगे। एहसानात का इतना बोझ मेरे कंधों पर मत डालिएगा कि मैं आपके सामने सर न उठा सकूं और ना आपसे नज़र मिला सकूं। राबेल ये कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। जानता हूँ एक इंसान के लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इतनी ज़रूरी होती है। वो खुद कलामी करते हुए मुस्कुरा दिया और मुतमिन होकर वहाँ से चला है। शफीक हुसैन और शमसा बेगम की तो सचमुच लॉटरी निकला। इन्होंने अपने बहन भाई को बेटियों की शादी की तारीख दे दी थी और जहेज़ का इंतज़ाम ईसा ने कर दिया। 15 दिन बाद कोमिल और मोमिल की शादी थी और राबेल की शादी नहायत सादगी से घर वालों और कोमिल और मोमिल के ससुराल वालों यानी खाला और ताया की फैमिलीज़ की मौजूदगी में होगी। इन्हें उम्र रसीदा शख्स से होने वाली शादी पर हैरत तो बहुत हुई, मगर जब पता चला कि मोमिल और कोमिल को घर भर के जहेज दिया जाएगा तो उनकी बोलती चुप बंद हो गई। ईसा लॉज 2 कनाल की वसी और अरीज बंगला किसी महल से कम न था। राबेल सुर्ख अरूसी जोड़े में 1 मिनट यार किधर है? सुर्ख अरूसी जोड़े में अरूसी ज़ेवरात से और शानदार मेकअप में अप्सरा लग रही थी। ईसा लॉज में एक उम्र रसीदा खातून अनबी ने इसका स्वागत किया। घर के मुलाजमों ने मुबारकबाद दी। ईसा के 2 दोस्त तो इनकी पैगमात जो बारात के साथ किए थे, मुख्तसर बारात दुल्हन को हुजला रूसी में पहुंच जाकर वापस चले गए। खूबसूरती से सजे हुजला रूसी को राबेल हैरानगी से देख रही थी। मोती और गुलाब की लड़ियों से सजी सेज वसी कमरे में हर चीज़ नई और जदीद थी। सफ़ेद डबल बेड और ड्रेसिंग टेबल बहुत ही दिलकश डिज़ाइन से मज़य्यन थे। दीवार की अलमारियों के सफ़ेद मुनगश दरवाजे, कमरे की दीवारों पर सफ़ेद पेंट, सफ़ेद रंग के जदीद तर्ज के सोफ़ा सेट, हर चीज़ सफ़ेद थी, आईने की तरह चमक रही थी। कमरा रोशन रोशन लग रहा था। फर्श पर ब्लू रंग का कालीन बिछा हुआ था। कमरा कीमती फर्नीचर से सजा था। खिड़कियाँ जो बाहर लॉन में खुलती थी, इन पर सफ़ेद खूबसूरत कपड़े और डिज़ाइन में सिले पर्दे पड़े थे। एसी भी ऑन था। एलसीडी, हर चीज़ नई और जदीद थी, कीमती थी। राबेल को एहसास कमतरी ने आ घेरा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ईसा की इस शानदार जन्नत के सामने। राबेल ने दिल में सोचा, लोग इस घर को जन्नत कहते हैं, मगर इस जन्नत में एक हूर की कमी थी जो आज दूर होगी तुम्हारे आने से। ये जन्नत मुकम्मल हो गई मिसेस राबेल ईसा एलवी। ईसा की दिलकश आवाज़ ने इसे चौंका दिया। इसने पलके उठाकर देखा। ईसा सफ़ेद शलवार और स्याह शेरवानी में मलबूस इसके रूबरू था। यह है मेरा नसीब, इस ख्याल ने फिर इसकी आंखों में आंसू भर दिए। क्या हुआ, दूल्हा पसंद नहीं आया? ईसा इसके रूबरू बैठ गया। मैं समझ सकता हूँ राबेल कि तुम्हारे भी ख्वाब होंगे। हर लड़की की तरह तुमने भी अपनी शादी के लिए कुछ सुनहरे ख्वाब सजाए होंगे। अपनी आंखों में मैं तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करूँगा, बस मुझे धोखा मत देना। धोखा तो आपने जानबूझकर खाया। जानते हैं ना कि रिश्ता आपने जोड़ा नहीं बल्कि ख़रीदा। राबेल ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। तो तुम जोड़ लो, मुझे खुद से इस रिश्ते को अमर कर दो अपनी मोहब्बत से। ईसा ने संजीदगी से इसके हाथ थाम कर कहा तो आंसू इसके रुखसारों पर बह निकले। ओफो, फिर आंसू? ये लड़की अपनी शादी पर अपनी रुखसती के वक्त इतना रोती क्यों है? वो इसके आंसू साफ कर रहा था। वो सोचती इतने सालों बाद दुल्हा मिला, वो भी ये। राबेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो हंस दिया। शहजादे के ख्वाब देखे होंगे तुमने, और मिल गया रिटायर्ड बादशाह। इसने राबेल के हाथ छोड़ दिए। आप चेंज कर लें, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ईसा कमरे से बाहर निकल गया। ना जाने कि राबेल का दिल डूब सके। मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर को ईसा एलवी मेरी अपनी चॉइस है, मेरे घर वालों की चॉइस और मर्जी। बल्कि खुशी तो मुझे भी अब अच्छी बीवी बनना शादी हो गई मेरी, मुझे इस रिश्ते को दिल से निभाना है। इन्होंने मेरी फैमिली पर एहसान किया, मुझे इनसे शिकवा करने पर या इन पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं। राबेल ने ज़ेवरात उतारते हुए सोचा और रूसी लिबास और ज़ेवरात उतार कर सादा कमीज शलवार पहन लिया। मुझे तो ईसा का एहसानमंद होना चाहिए कि इन्होंने मेरे घर वालों को खुशी दी और मेरे माँ बाप का बोझ हल्का किया। ईसा ने मेरे घर वालों को खुशियाँ दी तो मैं भी इन्हें खुश रखने और इनका ख्याल रखने की कोशिश करूँगी। हाँ, मैं बीवी होने के हर फ़र्ज़ निभाऊँगी इंशाल्लाह। मुझे अपने नसीब पर शाकिर रहना चाहिए। राबेल खुद का समझाती, यकीन दिलाती, अज़म बांधती आईने के सामने खड़ी अपने लंबे स्याह सिल्की बालों में ब्रश फेरी थी। निगाह उठाई तो आईने में ईसा का अक्स नजर आया। वो खड़े खड़े तेज़ घूमी तो इसके सिल्की
महकते बाल ईसा के चेहरे को छूते हुए गुजर गए। किसी अच्छे शैम्पू की खुशबू ईसा की सांसों में उतर गई। वो इतनी हसीन लग रही थी, सादगी में को मबहूत रह गया। स्याह आंखों में अपनायत का रंग लिए वो इसे देखकर नजर झुका के और शर्मीलेपन से मुस्कुराने लगी। ईसा को इसके अंदाज पर हैरत हुई। वो तो इसे गुस्से की उम्मीद लेकर आया था। सॉरी, तुम्हारी ऑनमाई का गिफ्ट देना भूल गया था। ईसा ने बमुश्किल इसके चेहरे से नजर हटाई और इसके नरम कोमल से हाथ को थाम कर इसकी कलाई में डायमंड का ब्रेसलेट पहना दिया। थैंक्स, बहुत खूबसूरत है। राबेल ने ब्रेसलेट को देखते हुए मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देखा। तुमसे ज़्यादा नहीं। ईसा ने इसकी थोड़ी पकड़कर चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए कहा तो इसने शर्मा कर नजरें झुका ली। आओ यहाँ बैठो। ईसा को इसके मस्बत रवैये से हौसला हुआ। इसने इसे शानों से पकड़कर बेड पर बिठाया। राबेल, ये घर मेरा सब कुछ तुम्हारा है। इंशाल्लाह मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा और तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे करीब भी नहीं होगा। निकाहनामे से बढ़कर भी किसी इजाज़त की ज़रूरत होती है क्या? राबेल ने नजरें झुकाए हुए शर्मीली लहजे में कहा। राबेल, ओ माय स्वीट हार्ट। ईसा तो इसके इस जवाब पर हैरत और मसरत से झूम उठा और इसे अपनी पनाहों में समो लिया। मोहब्बत के एक अनोखे पल का आगाज़ हो रहा था। राबेल के दिल में इस वक्त कोई दुख या पछतावा नहीं था, सिर्फ इस लम्हे का एहसास था जो ईसा की जानिब से इस पर मोहब्बतों की फवार बनकर बरस रहा था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर ईसा और राबेल के सिवा कोई नहीं था। होता भी कैसे, वो दोनों ही थे इस घर के मकीन। अब बाकी मुलाजमीन थे। नाश्ते की मेज़ पर हर तरह के पकवान मौजूद थे। ये इतना कौन खाएगा? तुम खाओगी, ईसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो हंसती, इसकी हंसी की जलत रंग ईसा के दिल में हलचल मचा गए। पंगुरी रंग के कामदार पजामे, फ्रॉक में मैचिंग चूड़ियों के लॉकेट सेट पहने सजी सबरी आंखों के जरिए दिल में उतर रही थी। चश्मे बद दूर ईसा ने हजार के कई नोट राबेल के सर से वार कर रबी को दे दिए कि किसी ज़रूरतमंद को दे दे। राबेल इसकी इतनी मोहब्बत पर मगरूर सी होगी। इतनी कीमती तो नहीं हूँ मैं। तुम क्या जानो कितनी कीमती हो तुम। हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है स्वीट हार्ट। ईसा ने इसके बालों को छेड़ा। अच्छा तो जौहरी साहब, अब नाश्ता करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो हंस कर इसका बाजू पकड़ कर बोली। एक मिनट। वो भी हंस दिया, इसका हाथ थपथपाया। ईसा ने मुलाजिम को आवाज़ दी। साहब, मेहमान आके। गफूर मुलाजिम ने आकर इतला दी। उसके पीछे राबेल के मैके वाले चले आ रहे थे। राबेल ने खुशगवार हैरत आंखों में लिए ईसा को देखा। वो मुस्कुराते हुए सर हिलाकर इसे इशारा कर रहा था। इन्हें इसी ने बंदूक किया। और नाश्ते की मेज़ पर इतना एहतमाम किस लिए था, ये भी राबेल की समझ में आ गया। राबेल ने मोहब्बत और तशक्कुर में इस नज़रों से इसे देखा। बहुत खुश थी और इज्जत से इसके वालिदैन से, घर वालों से मिल रहा था। वो भी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। सब ने इकट्ठे नाश्ता किया और बहुत देर तक वो सब बातें करते रहे। ईसा नाच का चप्पा चप्पा इन्होंने देखा और सब हंसी खुशी वापस लौट के। थैंक यू सो मच, आपने मेरे घर वालों को यहाँ मधु करके मुझे बहुत खुशी दी। राबेल ने इन सबके जाने के बाद ईसा से कहा। नो थैंक्स बेबी, मैंने कहा था ना कि अब तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की खुशी की इनकी जिम्मेदारी मेरी। आपने जो किया वो बहुत है, बस और नहीं। राबेल ने इसके सीने पर हाथ रखकर धीमेपन से कहा। क्यों नहीं? वो मुस्कुरा दिया। मैं कोई एहसान नहीं करा तुम्हारे घर वालों पर। एहसान तो उन्होंने मुझ पर किया, अपनी इतनी हसीन और जमील खूबसूरत और बाहिया बेटी को मुझसे प्यार कर। वरना मुझ बीमार बूढ़े को इस उम्र में कौन अपनी बेटी देता? बहुत से लोग दे देते, जैसे मेरे माँ बाप ने दे दी। और ये बीमार वाली बात क्यों कही आपने? आप बीमार है क्या? वो फिक्रमंद हुई इसके बीमार होने का सुनकर। अरे नहीं बेबी, बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है। वो हंस दिया। नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपने नाश्ते में भी सिर्फ जूस और एक स्लाइस लिया था बस। वो खालिस पीने वाले अंदाज में बात करती इसे मुतासिर कर रही थी। अच्छा, तो आप हमारे खाने पीने पर भी नज़र रखे हुए थी? जी, इसलिए अब जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि अब आपकी हरकतों पर नज़र रखने वाली आ गई है। राबेल ने मुस्कुराते हुए शौक लहजे में कहा। वो हंस पड़ा। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? जीते जी तो नहीं। राबेल ने इसके सीने पर अपना सर रख दिया। लहजे में प्यार था, खलूस और सच्चाई थी, जिसे महसूस करते हुए ईसा ने इसे अपनी बाहों के हल्के में ले लिया। और मरने में तुम्हें नहीं दूंगा। अच्छा जी। वो हंसी। हाँ जी। ईसा ने मोहब्बत से इसके सर पर बूसा दिया। मोमिल और कोमल की शादी थी। राबेल बहुत खुश थी क्योंकि इश्मल के लिए ईसा के दोस्त फहद का रिश्ता भी आ गया था। खूबसूरत होने का और ईसा की शादी होने का फ़ायदा हुआ था। ईसा का दोस्त 32 वर्ष का था, इसकी कंपनी में काम करता था और ईसा से उम्र के फ़र्क के बावजूद इनमें ज़हनी हम मांगी थी। शादी के तमाम अखराजात ईसा ने उठाए थे। मैरिज हाल में दोनों शादी एक साथ हो रही थी और इश्मल की मंगनी की रस्म अदा होनी थी। फात के घर वाले भी इस मौके पर इश्मल को अंगूठी पहनाकर अपनी खुशी पूरी करना चाहते थे। इतनी ढेर सारी खुशियाँ शमसा बेगम, शफीक हुसैन और सब घर वालों से नहीं संभल रही थी। शमसा बेगम, शफीक हुसैन ने तो शादी हाल में जाने से पहले शुक्राने के नवाफिल अदा किए। बेटी बेच के इन्ना तो तन लाभ भी जाना सी। सीधी सी बात है, बेटी बेची है तुम लोगों ने। शादी हाल के तमाम इंतजाम ईसा ने करवाए थे। राबेल ईसा की बहुत एहसानमंद थी। मजंडा कलर की भारी काम वाली पेशवास दुपट्टा और चूड़दार पैजामा, खूबसूरत ज़ेवरात से सजी सवरी राबेल खुद भी दुल्हन लग रही थी। दोनों हाथों में ढेर सारी मैचिंग चूड़ियाँ पहने, बालों को लंबी सी चुटिया में मकीद किए, हाई हील पहने मुस्कुराते वो जब ईसा के सामने आई तो वो इसे देखता ही रह गया। कैसी लग रही हूँ? राबेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हूर शुमाइल। कौन कहता है कि हूरें सिर्फ जन्नत में मिलती है? मुझे तो इस दुनिया में, इस ज़मीन पर ही हूर मिल गई है। ईसा ने इसकी करीब आकर इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। ईसा? वो शर्मा गई।
जाने ईसा, आज तो आप नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही हैं। तो आप क्या किसी से कम है? माशाल्लाह इतने ग्रेसफुल हैं। राबेल ने चासे से देखते हुए दिल से कहा, बदला चुका रही हो? आपने जो कुछ मेरे लिए किया इसका बदला तो मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। थैंक यू ईसा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। राबेल ने संजीदगी से मगर दिल से इसके एहसानात का शुक्रिया अदा किया। नो थैंक्स, क्या कहा था मैंने? ईसा ने इसे चश्मे के पीछे से घूरा। मैंने भी आपसे कुछ कहा था। अच्छा चलो, तुम्हें देर हो रही है, वहाँ शादी में सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ईसा ने नरमी से बात बदल दी। हाँ मगर आप तो तैयार हो जाए। सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा। ईसा ने अपना चश्मा उतार कर उंगलियों की पोरों से आंखों को सहलाया। मगर क्यों? राबेल ने तहैयर मेरे नजरों से देखा। समझा करो बेबी, वहाँ तुम्हारे ख़ानदान के सब लोग मौजूद होंगे, वो तुम्हें देखकर तुमसे बात करेंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ किया तो वो लोग 100 बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों को मेरी वजह से कुछ सुनना पड़े। खुशी के इस मौके पर तुम्हें दुख पहुँचे। वो टिश्यू पेपर से अपना चश्मा साफ करते हुए इसे हकीकत से आशना करता है, इसका ख्याल और एहसास करते इसे अपने दिल के बहुत बेहद करीब महसूस हुआ। लोग कब बातें नहीं बनाते, बस आप चल रहे हैं मेरे साथ, जिद नहीं करते स्वीट हार्ट। ईसा ने चश्मा लगाकर इसे देखा। तुम जानती हो ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या कहेंगे वो सबकी दौलत के लालच में बूढ़े से ब्याह दिए तुम्हें। वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे देखकर यही कहेंगे ना कि देखो हूर के पहलू में लंगूर। ईसा, वो तड़प कर बोली। आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। ठीक ही तो कह रहा हूँ, वो हंसा। किसने कह दिया आपसे कि आप हमेशा ठीक ही कहते हैं? आप शौहर है मेरे, आपको कोई हक नहीं मेरे शौहर के बारे में ऐसी फजूल बात करने का। आप अपनी नहीं मेरी भी इंसल्ट करें। अगर मैंने दिल से आपको कबूल कर लिया तो। वो मजीद बोल ना सकी, आंसू गले में फंस के थे। ईसा बेचैन हो गया। राबेल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ रो नहीं। इसने इसके आंसू पहुँचे। प्लीज़ स्वीट हार्ट, नाराज़ ना हो, मेरी बात समझो। तुम सबको किसी मुश्किल या उलझन में नहीं डालना चाहता। तुम कह देना सबसे कि मैं मुल्क से बाहर गया हूँ, बाद में सबसे मिल लूँगा, लेकिन ये मौका मुनासिब नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बहुत प्यार से इसे समझा रहा था। वो भी इसकी बात समझ रही थी। वो कितना केयरिंग था, कितना मुखलिस था। इसकी सोच और उम्मीदों के बरक्स बहुत नेक दिल था वो। ईसा, इसके लब कप कपाए। कहो मेरी जान, वो मोहब्बत से बोला। माँ सदके चली जाए, कब्र से तेरियाँ लत्ता तो तेरी मोहब्बतां नहीं मुकदियाँ पईयां हाले। आई लव यू। राबेल बेख्तियारी से लिपट गई। ईसा को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके कोमल वजूद का एहसास भी से यकीन दिलाने से कासिर था। क्या वाकई राबेल को मुझसे मोहब्बत होगी? मुझ बूढ़े से? कहीं ये मुझे मोहब्बत का फरेब देकर मेरे पास जल्द से जल्द जीत कर मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में तो नहीं है? और जवाब वैसे नहीं मरीजा, फिर ना कर दे बुढ़िया। ये 24 बरस की भी नहीं हुई अभी, और एक 60 बरस के आदमी से मोहब्बत का इजहार करिए। नहीं नहीं, ये सब फरेब है। मैंने इस पर इसके घर वालों पर जो अनायत की इसके तशक्कुर का एहसास है बस, और वक्ती असर है। वरना ये कहाँ मुझसे मोहब्बत कर सकती है? मुझसे तो आज तक किसी ने मोहब्बत नहीं की। मेरी तरफ जो भी लड़की आई मेरी दौलत की कशिश से मुझ तक लाई है। क्या ये भी इन जैसी होगी? जल्द से जल्द मुझसे प्रॉपर्टी हासिल करके छुटकारा हासिल करने के ख्याल से यहाँ आने वाली, बाद में अपने मनपसंद मर्द से शादी करके ऐश की ज़िंदगी बसर कर सके। ईसा के दिलो दिमाग में ज़िंदगी के तलखते जज्बात की वजह से खदशा और सवालात उठ रहे थे। यकीन नहीं आ रहा ना आपको मुझ पर? राबेल ने इसके सर रवैये पर खुद से अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा होते हुए इससे अलग होकर कहा तो वह चौंक गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो सटपटा कर बोला। आपको शक है ना मुझ पर, मेरे खलूस पर? होना भी चाहिए, आखिर लाखों रुपए खर्च किए आपने मुझे बीवी बनाने के चक्कर में। राबी ये बात नहीं है, मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है कि मुझे इतनी हसीन बीवी मिली। वो हैरान था कि इसने इसकी सोचो ख्याल को कैसे पढ़ लिया। मैं चलती हूँ, वलीमे के बाद आ जाऊँगी, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। राबेल ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराकर अपना सूटकेस उठाकर बाहर निकल गई। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? ईसा ने बेबसी और गुस्से से मुक्का बनाकर अपने बाएं हाथ पर मारा और सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। वो इतनी मोहब्बत से मेरे करीब आई थी और मैंने इसे इसकी पेशकदमी पर शर्मिंदगी और शक से दो चार कर दिया, इसे हर्ट कर दिया। ठीक ही समझी थी राबेल। मैं इसके खलूस पर शक कर रहा था। दिल यकीन करना भी चाहे तो दिमाग माजी के तलख तजर्बात सामने ले आता। वो बेचैनी इस तरह भी कैफियत में घेरा सोच रहा था। ईसा का कोई कसूर नहीं, वो भला एकदम से कैसे यकीन कर सकते हैं मेरी मोहब्बत और खलूस पर? बहरहाल मैं इनका यकीन और एतबार जीत लूँगी अपनी मोहब्बत और खिदमत से, इंशाअल्लाह। राबेल ने दिल में कहा। खुशी खुशी शादी हाल में दाखिल हुई। सबने से हाथों हाथ लिया, क्योंकि वो एक करोड़पति शख्स की बीवी थी और राबेल अच्छी तरह जानती थी इज्जत इसकी नहीं इसकी दौलत की हो रही है जो ईसा नबी के नाम से जुड़ी थी, और वो भी इसकी थी। कोमल और मोमिल दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। राबेल इनसे मिलकर स्टेज से नीचे आ गई, जहाँ मोमिल कोमल की सास इश्मल की होने वाली सास और नंदे भी मौजूद थे। इश्मल भी बहुत प्यारी लग रही थी, पिंक शर्ट और ट्राउज़र में, और दुपट्टे पर नफीस काम किया गया था। ए राबी, तुम्हारा दुल्हा नहीं आया शादी में? खाला ने पूछा। नहीं खाला, वो मुल्क से बाहर गए मैं 1 हफ्ते के लिए। राबेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें साथ नहीं ले गए? ताई भी बोली। वो बिजनेस टूर पर गए ताई जान। अच्छा, तो हनीमून का क्या प्रोग्राम है? खाला की बेटी ने शोखी से मुस्कुराते हुए पूछा। वो अमेरिका से लौट आएंगे तो प्रोग्राम बनाएंगे। राबेल ने मुस्कुराते हुए खूबसूरती से बात बनाई थी। राबी, मैंने सुना तेरा दुल्हा बूढ़ा है, मेरा मतलब है उम्र में बड़ा है तुझसे? मामी ने आंखें मटकाते हुए कुरेदा। मामी, मैंने आप सबसे मिलवाऊंगी, पर खुद ही देख लीजिएगा कि मेरा दुल्हा कैसा है। वो मुस्कुरा रही थी। दिन में इस बात ने सुई सी चुभ होती, मगर इसे तो अब मुस्कुराना था। इस रिश्ते को दिल से निभाना जो था।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर उम्र में बड़ा भी है तो खैर है, मर्द की उम्र कौन देखता है, मर्द की तो दौलत और कमाई देखी जाती है। अब देखो ना, तुम्हारे नसीब से तुम्हारी बहनों के भाग भी जाके। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा तो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। जहाँ बारात के आने का शोर उठ चुका था, राबेल को इस वक्त ईशा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। राबेल ने अपने सेल फोन से ईसा के नंबर पर मिस यू का मैसेज भेज दिया, जिसे पढ़कर ईसा के दिल में कुछ हुआ था, मगर इसने इस ख्याल एहसास को छटक दिया। बारात का इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया गया। कबूल है चाप की रस्में अदा की गई। मुबारक सलामत का शोर बुलंद हुआ। इश्मल को भी फहद रज़िया के नाम की अंगूठी पहना दी गई। खुशियों, रंगों और खुशबुओं का सैलाब उमड़ आया। सब घर वालों, करीबी रिश्तों के जगमटे में फोटो सेशन के बाद मोमिल कोमल को दुआओं और आंसुओं को और कुरान पाक के साए तले रुखसत किया गया। राबेल खुश थी कि इसके फैसले ने इसकी बहनों को सुहागन बना दिया। वो अपने आंसू साफ कर रही थी जब ईसा का फ़ोन आ गया। इसने मुस्कुराते हुए अपने सेलफोन की स्क्रीन पर ईसा का नाम रोशन होते देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम स्वीटहार्ट, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बहनों की शादी बहुत शान से होगी। माशाल्लाह, ईसा ने खुश दिली से मुबारकबाद दी। खैर मुबारक, थैंक यू ईसा, ये सब आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। वो तो शक्कर से बोली, माय डियर, माँ बदौलत और मेरी दौलत अब आप ही की है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। ज़रूरत है, राबेल ने मुस्कुराते हुए कहा। किसकी? आपकी। रियली? ईसा हंस पड़ा। जी, मैंने आपको बहुत मिस किया है ईसा। अब तुम मुझे बना रही हो बीवी। बनाने या बिगाड़ने का इख्तियार तो आपके पास है सरताज। ओ कम ऑन बेबी, डोंट वरी, मैं तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ूंगा और ना ही तुमसे बिगाड़ूंगा, जब तक कि तुम ना चाहो। ईसा ने हंसकर कहा तो उसने फ़ौरन सवाल किया, और मैं क्यों बिगाड़ूंगी आपसे? ये तो तुम ही जानो। ओके, टेक केयर, बाय। ईसा ने मज़ीद कुछ भी सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। ईसा को मुझ पर एतबार नहीं है। कोई बात नहीं, एतबार भी आ ही जाएगा, और प्यार भी। मेरा नाम भी राबेल है। देखती हूँ कब तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं करते। राबेल ने दिन में सोचा और मुस्कुराती हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जहाँ सब घर जाने के लिए इसका इंतज़ार कर रहे थे। राबी बेटी, तुम खुश तो हो ना ईसा के साथ? रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो सब जाग रहे थे और शादी की बातें कर रहे थे कि अचानक शमसा बेगम इसे मुखातिब किया। जी अम्मी, बहुत खुश हूँ। ईसा बहुत अच्छे इंसान है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। राबेल ने दिल से इतराफ़ किया तो इन्हें इत्मीनान हो गया। तुम्हारी क्या, वो तो हम सब की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। अल्लाह इन्हें बहुत दे, सेहत ज़िंदगी दे। शफीक हुसैन ने दिल से कहा। राबी, तुम इस बूढ़े के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? सज्जल ने झुरझुरी लेते हुए कहा। सज्जल, तमीज़ से बात करो, मेरे शौहर है। राबेल ने से टपटा, मगर फिर भी बोलने से बाज नहीं। हाँ तो मैंने कौन सा गलत कहा? इनकी सारी ज़िंदगी तो गुजर ही गई है, 60 के वो हैं, 2-4 साल और जी लेंगे, फिर क्या तुम अपनी सारी ज़िंदगी इनके नाम ही बैठी रहोगी? तुम जवान हो, खूबसूरत हो। शट अप सज्जल, एक तो हमने अपनी गर्ज और लालच में ईसा को अपनाया, और इस पर तुम बकवास करी हो। तुम्हें तो कोई बुरा बयान ही नहीं आ रहा ना, तो तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है। मैंने अपनी खुशी से शादी नहीं की थी, लेकिन मैं दिल से इस रिश्ते को निभा रही हूँ। आप सबकी खुशी के लिए रिश्तों का एहतराम करना, इनकी कदर करना सीखो सज्जल। राबेल ने स्पार्ट और तेज़ लहजे में कहा तो सज्जल शर्मिंदा होगी। राबी, तुम इसकी बात दिल पर ना लो, ये तो ऐसी बकती है, पकी पकाई जो मिल रही है ना इसे। शमसा बेगम ने इसे ठंडा करना चाहा। हाँ तो और क्या, हम तो ईसा भाई के एहसानात तेरे दब के, और ये फजूल बोली है, सज्जल से छोटी रीवल ने कहा। अम्मी अब्बू बस, अब आप लोग ईसा से मज़ीद कुछ नहीं लेंगे। इन्होंने आपकी 3 बेटियां ब्याह दी, चौथी का रिश्ता भी तय करवा दिया। और क्या चाहिए आपको? आप तो सारी ज़िंदगी ना कर सकते थे, वो भी चंद दिनों में। राबेल ने शमसा बेगम और शफीक हुसैन को देखते हुए संजीदगी से कहा। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, ईसा की वजह से आज हमारा आधा बोझ उतर गया। शमसा बेगम ने तस्लीम किया। बिल्कुल, और वैसे भी अब तुम ईसा की बीवी हो, इसकी सफ़ेद की मालिक हो, तुम खुद ही हमारा ख्याल कर लेना। ये बात अपने जहन में रखना कि हमने तुम्हें इस बूढ़े आदमी से सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए प्यार, वो ज़रूरतें अब तुमने पूरी करनी है। शफीक हुसैन ने बेमरवती खुद गर्जी से कहा तो राबेल ने बहुत दुख से इन्हें देखा। अबू, ये आप क्या कह रहे हैं? अशमल को इनकी बात बुरी लगी तो बेकल होकर बोली। तुम चुप रहो। शफीक हुसैन ने से घूरा। क्यों अब्बू, क्या 3 बेटियों की मुफ्त में शादी, चौथी का रिश्ता तय होना, बल्कि 10 लाख रुपए वो आपको मेरी शादी के लिए एडवांस भी दे चुके हैं। इस पर भी आपका दिल नहीं भरा, बल्कि लालच बढ़ता जा रहा है आपके दिल में। हम आपकी जिम्मेदारी ईसा भाई की नहीं, मुफ्त में एक पैसा खर्च के बिना आपकी बेटियों की शादी होगी। फिर भी आपकी नज़र इनकी दौलत पर लगी है। अगर राबी ये शादी न करती तो क्या मोमल और कोमल इस वक्त अपने ससुराल में होती? नहीं ना। कुछ तो एहसास करें, आप दोनों बेटियों को इनकी अपनी नज़रों में गिरा रहे हैं। आप दोनों बेटियों को इनकी अपनी नज़रों में गिरा रहे हैं और इनके ससुरालियों के सामने भी शर्मिंदा कराना चाहते हैं। राबी को इस काबिल तो रहने दे अब्बू कि वो अपने शौहर के सामने नज़र उठाकर जी सके। इश्माइल गुस्से से बोली थी, जबकि राबेल हैरत, गुस्से, दुख और बेबसी की तस्वीर बनी बैठी थी। राबेल को नहीं बताया था ईसा ने कि उसके वालिद को इश्माइल की शादी के लिए 10 लाख रुपए दे चुका। वो तो सचमुच इससे नजर मिलाने के काबिल ही नहीं थी, बस एक इत्मीनान था कि इसे कोई ईसा के साथ मुखलिस इन्हें धोखा नहीं दे रही थी। दिल से इन्हें कबूल कर चुकी थी, इनकी अच्छाइयों की बदौलत इनसे मोहब्बत करने लगी थी। राबी के अब्बू, इश्माइल ठीक कह रही है, हम ईसा मियाँ के सामने नज़र नहीं उठा सकते। अब बहुत कर दिया इन्होंने हमारे लिए, बस अब और नहीं। हमारा तो आधे से ज़्यादा बोझ बांट लिया इन्होंने। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें, हमसे कम है। शमसा बेगम ने भी संजीदगी से नहीं समझा। अच्छा ठीक है, सो जाओ, बहुत तुम सब, रात हो गई है। शफीक हुसैन ने खसियाने होकर कहा, उठकर अपने कमरे में चले गए। राबी, तुझे कोई ज़रूरत नहीं अब इनके मुतालबे पूरे करने की, बस तो अपने शौहर का ख्याल रख। इश्माइल ने राबेल का हाथ पकड़कर नरमी से कहा। इश्माइल, मुझे ईसा ने नहीं बताया कि इन्होंने तुम्हारी शादी के लिए अब्बू को 10 लाख रुपए दिए।
ओ यकीनन वो बहुत अच्छे इंसान है जो अपनी बीवी को शर्मिंदा नहीं देख सकते। जब भी तो नहीं बताया। राबिन का ख्याल रखना। इस्माइल इसकी बात सुनकर दिल से कहा, हाँ वो तो मैं रखूँगी। वलीमा भी खैरियत से हो गया। राबेल ने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया। वो गाड़ी लेकर आया और राबेल को ईसा लॉज में ले आया। अस्सलाम वालेकुम अनबी। राबेल ने अनबी को ईसा के बेडरूम से बाहर निकलते देखा तो खुश दिली से मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम राबेल बेटी, आ गई तुम? बहनों की शादी मुबारक हो बेटी। अनबी ने खुश होकर इसे मुबारकबाद दी। खैर मुबारक अनबी, बहुत शुक्रिया। ये सूप किस लिए? राबेल ने इनके हाथ में सूप का प्याला देखकर पूछा। ईसा मियाँ के लिए बनाया था, मगर वो पी ही नहीं रहे। 2 दिन से बुखार में चल रहे। क्या? राबेल परेशान होगी। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? ईसा बाबा ने मना किया था बताने से। वो तो आपके जाने के बाद से बिस्तर से लगे हुए। गुर्दों का मसला है ना, वो क्या कहते हैं, हाँ डायलिसिस हुआ था ना कल। ईसा बाबा बाबा तो वाकई है, लेकिन वो वाला ईसा बाबा नहीं है जिस टोन दे विच अनाबी कह रही। अनाबी ने मजीद मालूमात फराहम की तो ईसा की बीमारी का सुनकर तो बेदम सी होगी। क्या ईसा की हालत इतनी ख़राब है? हाँ बेटी, डॉक्टर ने गुर्दे तब्दील करवाने का मशवरा दिया। ईसा बाबा तो डॉक्टर की बात ही नहीं मानते। अब तुम इनका ख्याल रखो, अब वो अकेले तो नहीं है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है इन पर। अनाबी से समझाती बताती किचन की तरफ बढ़ गई। वो दिल थाम कर रह गई। राबेल ने खुद को संभाला और अपने और ईसा के बेडरूम में दाखिल हुई। ईसा बेड पर मौजूद था, सो रहा था शायद। वो बेकरारी से दौड़कर इसके पास ही बेड के किनारे पर बैठकर इसे पुकारा, ईसा। इसके वजूद में कोई हरकत ना हुई तो इसने घबरा कर इसके चेहरे को अपने हाथों में समोल लिया। ईसा आंखें खोले ना प्लीज़। ईसा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो राबेल को खुद पर झुके पाया। इसके मलबूस से उठती खुशबू ने ईसा के हवास पर दार कर दिए। राबेल के चेहरे पर बदहवासी छाई हुई थी। राबेल क्या हुआ बेबी? ईसा का लहजा मुतफक्कर लिए हुआ था। आवाज़ खुश थी जैसे कब से पानी ना पिया। आपको क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि आपको बुखार है। वो सीधी होकर शिकवा करने लगी। तुम्हें बताकर तुम्हारी खुशी को ख़राब नहीं करना चाहता था। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन बहनों की शादी का यादगार मौका फिर तो नहीं आता ना। कैसी रही शादी? ईसा उठते हुए धीमेपन से बोला। राबेल ने इसे सहारा देकर पीछे तकिया लगाकर बिठा दिया। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी रही, लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। राबेल ने इसके बालों को उंगलियों से संवारा। वो क्या? ईसा ने इसके सुंदर चेहरे को देखा। आपकी गैर मौजूदगी। वाकई? जी मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। राबेल ने मोहब्बत से इसकी आंखों में देखा जहाँ सुर्ख लकीरों का जाल पीछा था। चेहरा अलग तपा हुआ था। बुखार से इसकी हालत सचमुच कमज़ोर महसूस हो रही थी। सब कुछ था, बस एक कमी थी। क्या? आपके साथ की कमी मैंने बहुत महसूस की। राबेल ने इसका हाथ अपने हाथों में लेकर दिल से कहा तो हंस कर बोला, अरे तो तुम ये समझ लेती ना कि मैं हुई नहीं। अल्लाह ना करे। राबेल ने तड़प कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया। दोबारा ऐसा मत कहिएगा, सुना आपने? और अब आपने अपना ठीक से इलाज करवाना, वरना क्या? ईसा ने दिलचस्पी से देखा। वरना मैं खुद अपने हाथों से आपका गला दबा दूंगी। अच्छा? ईसा को हंसी आ गई। वो रूठी रूठी से इसके लिए फिक्रमंद होती से बेहद में अपनी महसूस हो रही थी। इतनी अच्छी बात पर तो तुम्हें गले लगाने को दिल चाह रहा है। ईसा, राबेल सचमुच इसके गले से लगकर होती। आपको तो मजाक सूझ रहा ना, लेकिन मैं आपको सचमुच दिल से प्यार करती हूँ और आपको सेहतमंद सलामत देखना चाहती हूँ। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी हनी। ईसा ने मुस्कुराते हुए इसके सर को थपका। कैसे ठीक है आप? वो इससे अलग होकर बोली। इतना तेज़ बुखार है। अनाबी ने मुझे सब बता दिया कि आपको किडनी की तकलीफ, और आपने मुझे बताया तक नहीं। बताकर तुम्हें भी परेशान करता, क्या फ़ायदा? अपनी मंतक अपने पास रखें। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे से इतनी बड़ी बातें छुपाई जाए। ले पानी पिए। इसने साइड टेबल पर रखे जग में से पानी, ग्लास में पानी डेल कर इसे पानी पिलाया। मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ। तुम रहने दो, इस काम के लिए मुलाजिम मौजूद है। तुम्हारे घर में सब काम खुद करने पड़ते होंगे, लेकिन यहाँ हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद है। जाने की ईसा ने जानबूझकर इस पर तंज किया, जिसे राबेल ने खुशदिली से सह लिया। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। काम या मुलाजमत नहीं कि जिसकी आप मुझे हर माह तनख्वाह देंगे। और अगर हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद है तो आपने इस उम्र में इस बीमारी के साथ शादी क्यों की? अपनी जायदाद के वारिस के लिए। वो गहरा सांस लेकर बोला। मेरे मरने के बाद मेरी दौलत और जायदाद किसको मिलती? आप अपनी जायदाद से कोई ट्रस्ट बना सकते थे, कोई फलाही अदारा कायम कर देते, या किसी फलाही अदारे को, ट्रस्ट या तंजीम को अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर देते। इसका सवाब आपको ताहयात मिलता रहता। शादी करना ज़रूरी था क्या? राबेल ने इसके चेहरे को देखते हुए संजीदगी से कहा। हाँ, मैं अपनी पहचान चाहता था। मेरे बाद मेरी औलाद। भूल है आपकी। राबेल ने बड़ी सूरत से इसकी बात काटी। आपकी औलाद आपके बगैर कैसे परवरिश पा सकती है? पैसे से सब कुछ मुमकिन है राबेल जी। मेरे पास इतनी दौलत है कि साथ नस्लें बैठ कर खा सकती हैं। पैसा बाप की कमी महसूस ही नहीं होने देता। ईसा ने थकी थकी आवाज़ में कहा। आपकी हर बात पैसे से शुरू होकर पैसे भी ख़त्म होती है। प्यार के लिए कोई जगह नहीं आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में। आपने शादी के मामले में सिर्फ अपना सोचा, और इस लड़की का क्या जिसे आप भरी जवानी में बेवा करने का सोचे बैठे? वो तलखी से बोली। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारा भी सोचा है। मेरी ये दौलत तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के काम आ रही है ना, तो ये भी तो नेक काम है कि कुछ लड़कियों की शादी होगी। तुम्हारे भाई को भी मैं इंशाल्लाह बाहर आला तलीम के लिए भिजवा दूंगा। बड़ी नवाजिश आपकी, बहुत नेकी के काम करें आप तो जाते जाते नेकी के काम ही करने चाहिए ताकि आपकी आखिरत संवर जाए।
राबेल ने नाराज़ लहजे में कहा। नाराज़ मत हो, वो धीरे से हंसा। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, ये दौलत आप किसी और को खाते में डाल दें। वो नाराज़ी से बोलती हुई उठी। तुम बीवी हो मेरी, मुझ पर तुम्हारा हक है, मेरी हर चीज़ तुम्हारी है, तुम ही को मिलेगी, ईसा ने इसे देखते हुए जताया। मुझे आपकी दौलत नहीं, मोहब्बत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत। मोहब्बत बिना दौलत के कुछ भी नहीं है। जैसे किसी मुर्दा इंसान को ऑक्सीजन देकर जिंदा रखने की सांस देने की कोशिश की जा रही हो, तुम्हारी उम्र का तकाजा है मोहब्बत के ख्वाब देखना, ईसा ने तल्खी से मुस्कुराते हुए से जताया। मौत भी कितनी बेदर्द होती है, खूबसूरत चेहरों को भी निगल लेती है। राबेल ने दुख और बेबसी से ईसा के चेहरे को देखा और कब्र से बाहर चली गई। उनके होने निगलने लगी। चंद दिनों की रफाकत में क्या किसी की मोहब्बत और इसके नेक नियत होने पर यकीन किया जा सकता है? ईसा ने खुद से सवाल किया और जवाब राबेल के हक में आया था। नहीं, ये बहुत जल्दी है। बरसों के साथ पल भर में ख़त्म हो गए तो ये चंद दिनों का साथ कैसे राबेल की नेक नियति साबित कर सकता है? अभी जवानी का जोशो जज्बा, दौलत की रहल पहल पहली बार देखी है, इसलिए तो इसे सब कहना आसान लग रहा है। शायद मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए मोहब्बत का खेल खेली है मुझसे, ताकि सब कुछ जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने नाम करवा सके। हाँ, ऐसा ही है, बहुत देखे ऐसे ड्रामे। खूबसूरत और मासूम चेहरे मोहब्बत की आड़ लेकर सब कुछ लूट कर चले जाते हैं और इंसान खाली हाथ रह जाता है। मैं बच्चा नहीं हूँ राबेल के हुस्न और प्यार भरे इज़हार में छुपे मतलब और लालच को ना समझ सकूँ। ईसा ने दिल में सोचा और आंखें मोड़ ली। अनबी, मैं ईसा से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इन्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं। वो उदास होकर अनबी से हाल दिल कह बैठी। ईसा साहब जी इन्ना ही तेन सी डाउट तो फिर ना विआह करदा, क्यों उनकी भी जिंदगी बर्बाद की। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਸਬਰ ਗਈ, तो भी इज्जत दे रही है तो तेन इज्जत पच नहीं रही। बेटी, इन्हें तो अपनी ज़िंदगी का एतबार नहीं है। ज़िंदगी का एतबार किससे है? नबी बीमार एड़ियाँ रगड़ते रह जाते हैं और अच्छे भले सेहतमंद इंसान पल भर में लुकमाचल बन जाते हैं। किसी हादसे में, बम धमाके में, हार्ट अटैक से जान की बाजी हार जाते हैं। क्या भरोसा है ज़िंदगी का? मौत तो अटल हकीकत है, अज़ल से यही दस्तूर जारी रहा। अगर आज मैं अचानक से मर जाती हूँ तब क्या कर लेंगे ईसा? अरे बेटी, अल्लाह ना करे, कैसी बातें करी हो? अनबी ने इसकी बात सुनकर दहल कर कहा। वो मुस्कुरा दी। सच ही तो कह रही हूँ अनबी, अगर मैं ईसा से पहले मर गई तो किस पर एतबार करेंगे वो? ज़िंदगी में जीने के लिए एक हल्की सी उम्मीद की किरण भी बहुत होती है। सांसों को ज़ाया करने से क्या हासिल? यही पल, यही सांसें हम किसी को खुशी देकर, किसी के साथ मोहब्बत और अपनायत का इजहार करके मोल भी तो बना सकते हैं ना। राबेल ने उदास मगर मदल्लल लहजे में कहा। अनबी ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। अच्छा बेटी, मैं ज़रा ईसा बाबा को सूप दूँ, इनकी दवा का वक्त होने वाला है। अनबी ये कहते हुए उठ गई। अनबी, सूप मैं ले जाऊँ ईसा के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, इन्हें बहुत खुशी होगी। अनबी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा और किचन में सूप गर्म करके सूप का प्याला ट्रे में रखकर राबेल को ट्रे थमा दी। राबेल बेडरूम में आ गई। ईसा ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। नाराज़ हो? ईसा ने इसके चेहरे को बगौर देख रहा था। मैं क्यों नाराज़ होंगी, ले सूप पिए। वो मुस्कुराते हुए बोली और इसके सामने बेड पर बैठ गई। भूख नहीं है? बीमारी में भूख किससे लगती है, लेकिन खाना तो पड़ता है ना, ताकि जिस्म की ताकत और तमन्नाई बहाल हो सके। वो किसी उस्ताद की तरह इसे शफकत से समझा रही थी। वो हैरानगी से तक रहा था। मुझे ना तो ये सूप पीना और ना ही तुम्हारी लेक्चर सुनना है, ईसा ने बदतमीजी से कहा, मगर इसने चम्मच में सूप भरकर इसके मुंह के करीब किया। सूप तो आपको पीना पड़ेगा। शाबाश, मुंह खोले। बस, वो सूप पीकर मुंह बनाकर बोला। थोड़ा सा और। राबेल ने दूसरा चम्मच पिलाया। इंतहाई बदमज़ा सूप है, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा और पी लें। कहा ना नहीं पीना, हटाओ इसे। ईसा ने दृष्टि से गुस्सैले लहजे में कहते हुए हाथ से हटाया और सूप का प्याला राबेल के दाएं बाजू पर उलट गया। दौख लानत, इज्जत नहीं पाच रही भी मैं क्या ना, बुढ़े ਨੂੰ इज्जत नहीं पाच रही। आह! राबेल गरम गरम सूप की जलन और दर्द से बेसाख्ता चीख उठी और एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। प्याला और चम्मच नीचे जा गिरा था। ओह शिट! ईसा का मकसद इसे जलाना हरगिज़ नहीं था, बस इसके बाजू पर गर्म सूप गिराने पर शर्मिंदा सा नजर आता। अनबी, राबेल ने जोर से आवाज़ दी। अनबी दौड़ी चली अंदर की सूरत हाल देखकर घबरा गई। बेटी, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, आपके साहब को प्यार आ रहा था मुझ पर। आप ये साफ़ करवा दे, मैं धोकर आती हूँ। राबेल तेरी से इन्हें हदायत देती वॉशरूम में चली गई। अनबी, आप बर्नॉल वगैरह लाएं। राबेल का बाजू जल गया। ईसा ने बेड से उतरते हुए परेशानी के आलम में कहा। राबेल बाजू और हाथ धोकर आई, वार्डरोब में से काटन का सादा शलवार सूट निकाला और दोबारा वॉशरूम में घुस गई। ये ट्यूब मिली है। अनबी ने ईसा को ट्यूब ला कर दे दी। हाँ ठीक है, आप जाएं, ये लगा लो, दर्द। अनबी वापस चलेगी। ये लगा लो, दर्द नहीं होगा। राबेल चेंज करके कमरे में आई तो ईसा ने ट्यूब इसकी जानिब बढ़ाई। पहले दर्द देते और फिर दवा देते हैं। राबेल के लहजे में दुख था। वो लब काटने लगा। राबेल ने लाइट लेमन की कलर की छोटी आस्तीनों वाली कमीज़ और सफ़ेद शलवार पहनी थी। लेमन कलर का ही दुपट्टा था। वो अपने मुनासिब कद काट और दिलकश नगोश के साथ हर रंग हर लिबास में दिल मोह लेती थी। ईसा को इसके बाजू पर सुर्ख निशान बहुत साफ दिखाई दे रहा था, जो गर्म सूप गिरने की वजह से पड़ गया था और जलन दर्द के एहसास से बार बार इस जगह भूंगे मार रही थी। मैं तो चम्मच हटा रहा था, बेध्यानी में मेरा हाथ बाउल से टकरा कर तुम्हारा बाजू जल गया। आई एम रियली सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना हरगिज़ नहीं था। वो शर्मिंदा था। जब भी वजाहत पेश कर रहा था, वो खामोशी से कमरे से जाने के लिए उठी तो बेचैनी से बोला, कहाँ जा रही हो? इधर आओ।
क्यों, अब दूसरा बाजू भी चलाना है क्या? कहा ना सॉरी। ठीक है, कबूल किया आपकी सॉरी, अब अपनी दवा खाकर सोचें। ये कहने के बाद वो रुकी नहीं थी, बाहर लॉन में आके जहाँ ठंडी हवा ने इसके बाजू की जलन को कुछ आराम बख्शा। वो लाजमा नजमा से टूथपेस्ट एक ही घरेलू टोटका था, टूथपेस्ट लगाने से जलन कम हो गई थी। गुमसुम चेहरा, सूनी सांसें, टूटती जुटती उम्मीदें, डरती हूँ कैसे कटेगी, उम्र है कोई रात नहीं। राबेल इस वक्त बेडरूम में नहीं थी, वो लाउंज में बैठी थी, लैपटॉप पर गुर्दे के अमराज इलाज से मुतल्लिक नेट पर सर्च कर रही थी। रात के 2:15 बजे थे। ईसा की आंख खुली तो राबेल को बेडरूम में न पाकर कमरे से बाहर निकला। इसकी तलाश में टीवी लाउंज तक आ गया। वो लैपटॉप अपनी गोद में रखे इसकी स्क्रीन पर नजर जमाए बाएं हाथ पर थोड़ी टकाए बेहद महबूब मगन थी। ईसा खामोशी से खड़ा इसे देख रहा था। इतनी रात के ये ज़रूर अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और मुझे चीट कर रही है। ईसा ने फ़ौरन यही सोचा और आगे बढ़ा। इसके बाजू पे अभी तक टूथपेस्ट लगा हुआ था जो सूख चुका था। ईसा को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एहसास हुआ। आधी रात को तुम किससे चैट कर रही हो? ईसा के शक भरे सवाल पर राबेल ने बुरी तरह चौंकते हुए सर उठाकर इसे देखा था। हल्के आसमानी रंग के शलवार कमीज में बहुत बीमार और बिखरा हुआ लग रहा था। अपने बॉयफ्रेंड से बेपरवाही से जवाब देती इसे तपा के। तो मेरा शक दुरुस्त था, तुम किसी को पसंद करती थी मगर अपनी ज़रूरत के हाथों मजबूर होकर तुमने मुझसे शादी कर ली है ना? हाँ, वाह ग्रेट, आपको तो गैप का इल्म भी हो जाता है। राबेल ने मुस्कुराते हुए बहुत नॉर्मल अंदाज में जवाब देते हुए इसे मजीद ताव दिलाया। दिखाओ इधर। मैं उसके बराबर सोफे पर बैठते इससे लैपटॉप छीन रहा था। अरे आराम से, इतनी मुश्किल से तो मिला। राबेल ने भवें सुकेड़ी लैपटॉप ईसा के हाथों में जा चुका था। इसकी निगाहें स्क्रीन पर गुर्दे के अमराज इलाज से मुतल्लिक वेबसाइट देखकर हैरत से फैल गई। क्या है ये? ईसा ने इसे सवालिया नजरों से देखा। मेरे बॉयफ्रेंड कम हस्बैंड की बीमारी से मुतल्लिक रिसर्च वर्क है, वो मुस्कुराते हुए बोली। तो तुम ये देख रही थी? वो शर्मिंदा हुआ। तो आपके ख्याल में मुझे और क्या देखना चाहिए? अपने लिए यंग हैंडसम दूल्हा? राबेल तासुब ज़्यादा नजरों से देखते हुए बोली, रूठ खड़ी हुई। बैठ जाओ, ईसा ने मरी मरी आवाज़ में कहा। आप मर्दों को इस शक को गलतफहमी क्यों रहती है कि इनकी बीवी किसी और में दिलचस्पी रखती होगी? अगर वो खामोश है, खफा अलग थलग रहती तो ज़रूर इसकी वजह कोई दूसरा लड़का ही होगा। और ख़ासकर आप जैसे उम्र रसीदा दौलतमंद जब किसी कम उम्र खूबसूरत लड़की से शादी करते हैं तो इस पर शक ही करते हैं कि वो किसी और मर्द को चाहती होगी। वो किसी और मर्द के ख्वाब देखती है, किसी और को सोचती रहती है और इसे मारकर इसकी दौलत हथिया कर इस मनपसंद से शादी करेगी। अफसोस आप भी नहीं मर्दों में से। दौलत तो बहुत है आपके पास मगर दिल नहीं है। शायद अगर है भी तो इसमें जगह नहीं है कुछ अच्छा सोचने की। और आपने क्या समझा है कि आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपकी हर सही गलत बात खामोशी से सर झुकाकर सुनती रहूँगी? मैं ऐसा नहीं सोचता, वो इसके दुरुस्त अज्जे पर मुस्कुरा के बोला। सोचेगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, शरन भी और कानूनन भी। निकाह किया आपने मुझसे, इसलिए मुझे अपनी दौलत का रौब दिखाने या कुछ जताने की अंदर कोशिश भी मत कीजिएगा। वो नायत संजीदा और मजबूत लहजे में बोलती से मजीद हैरान और मुतासिर कर रही थी। अच्छा बेगम साहिबा, और कोई हुक्म? ईसा इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। ओके। और इतनी दौलत आपके किस काम की अगर आप अपने लिए गुर्दे का इंतजाम नहीं कर सकते? किडनी डोनर मिल सकते हैं। मुँह मांग की कीमत पर गुर्दा भी खरीदा जा सकता है, लोग डोनेट भी तो कर देते हैं। वो तेजी से बोली। कौन देगा मुझे किडनी? मैं दूंगी। वो मुस्कुराई। तुम? एक और झटका था जो इसे लगा था। क्या वो वाकई इसके साथ इतनी मुखलिस थी जितना वो जाहिर कर रही थी? हाँ मैं। हम कल हॉस्पिटल जा रहे हैं आपके और मेरे टेस्ट के लिए। राबेल ने इसके गिरेबान के बटन बंद किए। नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। ईसा ने इसके हाथ थाम लिए। वो तो आप डाल चुके। ईसा राबेल ने इसके गले में बाहें डालकर दिलकशी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी इस कदर तवज्जो और मोहब्बत मिले तो मेरी ज़िंदगी की जानिब आप ही आप लौटा है। तो लौट आइए ना मेरे लिए। कैसे ठीक होऊंगा मैं? दुआ से, अल्लाह पर यकीन से और मोहब्बत से। मोहब्बत? मेरी ज़िंदगी में किसी की मोहब्बत नहीं है। बीवी की मोहब्बत तो है ना। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझ बूढ़े बीमार से। तुम्हारी और मेरी उम्रों का फ़र्क है। वो इसे मोहब्बत से देख रहा था। जब आपने मुझसे शादी करते वक्त ये फ़र्क महसूस नहीं किया और खुद 25 साल की उम्र की लड़की की डिमांड की थी तो अब क्यों इस फ़र्क का जिक्र कर रहे हैं? राबेल से शिकवा की ना नज़रों से घूरा। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं करूँगा अब उम्र का जिक्र। हाय मेरे अल्लाह, मगर मैं अब और कितना ही जी लूँगा। 60 साल तो जी लिया, अभी आपको 60 साल मेरे साथ भी जीना। राबेल मुस्कुराते हुए बोली तो वो हंस पड़ा। हंसे क्यों? तुम्हारे बचपने पर। हाँ तो ठीक है ना, बुढ़ापा और बचपन एक सा ही होता है, हम दोनों की खूब गुजरेगी। राबेल ने इसको मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ईसा ने बहुत हैरत से इस पुरखुलूस लड़की को देखा जिस पर वो मुसलसल शक किया जा रहा था। इसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ऐसे क्या देख रहे हैं? राबेल ने से महव देख कर इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो इसकी महवी टूटी। यकीन कर ले, मैं आप ही की बीवी और आपको छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। क्या वाकई मुझे अपनी खुशनसीबी पर यकीन कर लेना चाहिए? ईसा ने दिल में खुद से सवाल किया। हर रिश्ता एतबार और भरोसे पर टिका होता है ईसा साहब। जहाँ एतबार ना हो वहाँ प्यार नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। राबेल से सोचा में गुम देखकर अफसुदगी से कहती लैपटॉप ऑफ करने लगी। राबेल, ईसा ने बेचैन होकर इसे पुकारा। कल हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपका मुकम्मल चेकअप होगा और मेरे भी टेस्ट होंगे। अब आप किडनी ट्रांसप्लांट में मजीद ताख़ीर नहीं करेगी। राबेल बहुत मगन अंदाज में लैपटॉप ऑफ करते हुए कह रही थी और ईसा बेचारगी से देख रहा था। फिर एकदम से गुस्से में आते हुए बोला, तुम चाहती हो कि मैं जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ?
अगर आपको मेरी चाह का एहसास होता तो आप ये सपना कहते। एनी हाउ आप कमरे में चले और सो जाए, मैं ये लैपटॉप रख के आती हूँ। राबेल अपने दुख को छुपाती हुई धीमेपन से जवाब देकर लैपटॉप स्टडी रूम में रखने चली गई। स्टडी रूम 'ਚ लैपटॉप रखी दा, मेरा तो मेरे नाल साइड टेबल ते पिया रहता है टाइम। तुम चाहो तो अपने मैके जा सकती हो, शाम में वापस आ जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी ज़रूरी मीटिंग है आज। सुबह ईसा तैयार होते हुए इससे कह रहा था। मगर हमें तो हॉस्पिटल जाना था, राबेल ने याद दिलाया। हमने नहीं, सिर्फ मैंने, और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम्हारा किडनी लेकर मुझे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी। हो जाएगा किडनी का अरेंज, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो नहायत खुश्क और स्पार्ट लहजे में बोल रहा था। राबेल को इसका पल पल बदलता रवैया और लहजा और अंदाज दुख दे रहा था, मगर वह जबत के मुस्कुरा रही थी। क्यों ज़रूरत नहीं है, बीवी हूँ मैं आपकी। राबेल ने इसकी टाई बांधते हाथ थाम कर प्यार से कहा। ये जताने की भी ज़रूरत नहीं है, ईसा ने इसके हाथ झटके। अरे आप ऐसे क्यों बिहेव करें, मैंने क्या क्या है? राबेल ने इस बेइज्जती पर तड़प कर इस्तफसार किया। मैके जाना तो ड्राइवर से कह देना, छोड़ आएगा। ये कहकर वह तेजी से कमरे से निकल गया। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मगर जाना तुम्हें तुम्हारे मोहब्बत नहीं है। राबेल के सेल फोन पर ईसा का SMS आया, जिसे पढ़कर वो अफसोदगी से मुस्कुरा दी। तुझसे दरकार मोहब्बत है, मोहब्बत के एवज मैं नहीं चाहता तुझ पे मेरा एहसान रहे। राबेल ने जवाब में इसे शेर सेंड किया। ये लड़की शुरू दिन से मुझे शर्मिंदगी से दो चार करी है, हर बात पर मुस्कुराती है, हर सवाल का जवाब होता है इसके पास। मेरे गुस्से, मेरे तंज पर भी बहुत रोब और एतमाद से इस्तेहकाक से जवाब देकर मुझे लाजवाब कर देती है। शायद मैं ही से गलत समझ रहा हूँ, पता नहीं इन सब लड़कियों से मुख्तलिफ कैसे हो सकती है। ईसा इसका टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर से उलझ रहा था। राबेल का मोहब्बत और अपनायत भरा रवैया इसे शर्मिंदगी से दो चार कर रहा था। वो जितना इसके साथ लिए दिए अंदाज में रहता, वो इतना ही से अपनी मोहब्बत और अपनायत से जीत रही थी। 3 माह हो गए थे इनकी शादी को। आज वो बहुत खुश थी। शमसा बेगम का फ़ोन आया, इन्होंने इसे खाला बनने की खुशखबरी सुनाई थी। मेरी शादी भी तो मोमिन और कोमल बाजी की शादी से 15 दिन पहले हुई थी, मुझे तो ये खुशी अभी तक नहीं मिली। मिलेगी भी कैसे? ईसा ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एतबार नहीं दिया, और इन्हें इस उम्र में औलाद की ज़रूरत भी नहीं है शायद। राबेल ने दिल में सोचा, दुख के एहसास से आंखें भर आई। 2 आंसू पलकों से टूटकर रुखसारों पर फिसल गए। क्या हुआ, तुम रो रही हो? ईसा इसी वक्त खड़ा है, इसकी आंखों की नमी से छुपी न रह सकी। इसके शाने पर हाथ रखा तो हड़बड़ा गई। नहीं तो ये तो खुशी के आंसू है। अम्मी का फ़ोन आया था, बता रही थी कि मैं खाला बनने वाली हूँ। पता नहीं मैंने ये खुशखबरी कब सुनाऊंगी। तुम तैयार हो जाओ, ड्राइवर तुम्हें मैके छोड़ आएगा। और हाँ, जाते हुए मिठाई और फल वगैरह भी लेती जाना, खुशी का मौका खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। ईसा ने इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसका मतलब था वो बच्चे के मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे तो खाली हाथ ही जाना है यहाँ से, राबेल ने मानी की इस बात कही थी। ईसा ने एकदम इसे देखा था। आप आज भी नहीं जाएंगे मेरे मैके? नहीं, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ मेरे साथ जाने में। राबेल ने इसको देखा जो अपनी टाई का नॉट खोलकर अब अपना बूट उतारा था। तुम्हारे मैके जाने में राबी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपने रिश्तेदारों के सवालों और तंजिया जुमलों का सामना करना पड़े। लेकिन कब तक? हमेशा तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा ना? हाँ, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। वो अपना चश्मा उतार कर साइड टेबल पर रखता हुआ फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम में चला गया। वो नहा कर निकला तो चाय पर इसे अपना मुंतजिर पाया। तुम गई नहीं? ईसा ने अपने बालों में ब्रश फेरते हुए इसके चांदनी बिखेरते चेहरे को देखा। कल चली जाऊंगी, आपकी ऑफिस टाइम है। इस वक्त तो मुझे आपको टाइम देना चाहिए ना। कोई ज़रूरी नहीं है। ईसा ने इसके बराबर में सोफे पर बैठते हुए कहा तो आज़ूदगी से पूछने लगी। मेरा आपके लिए कुछ भी करना, सोचना, कहना अगर ज़रूरी नहीं है तो क्या ज़रूरी है, बताइए। चाय फीकी है, ईसा ने चाय का एक सिप लेकर कहा। बाज़-औक़ात अंदर का जायका ज़ुबान पर भी आ जाता है। राबेल ने एक चम्मच चीनी इसके कप में डाल दी और चम्मच हिलाकर कप इसे दिया। वो खामोशी से चाय पीने लगा। ईसा ने इसके स्कूल की जॉब छुड़ा दी थी, इसने इस्तीफ़ा नहीं दिया, फिर से 1 माह की छुट्टी ले ली। घर में हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद थे और फारिग रह कर तंग आ गई थी। स्टडी में कुछ इसके मतलब की किताबें भी थी जो वो पढ़कर अपना टाइम पास कर रही थी, या कंप्यूटर पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखती रहती थी। ईसा का इलाज जारी था, मगर वो इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता था, ड्राइवर के साथ जाता था डायलिसिस के लिए। बाज़-औक़ात राबेल को इसके घर आने पर पता चलता कि आज वो डायलिसिस करवा कर है, और वो ईसा की इस हालत पर कुटती रहती कि वो इसे कुछ नहीं बताता था। राबेल स्टडी में थी। ईसा की स्टडी एंड कंप्यूटर टेबल के करीब रखी कुर्सी पर बैठी टेबल की दराज़ें खोलकर चेक करने लगी। एक बड़ा सा फैमिली एल्बम इसकी निगाह में आया तो इसने बिला झिझक एल्बम निकाल लिया। सामने ईसा की मुस्कुराती हुई तस्वीरें थी। वो जवान और खूबसूरत लग रहा था। खिली खिली गंदमी रंगत और ऊंचा लंबा का भरा भरा जिस्म, डार्क ब्राउन आंखें, अहमरी लबों पर दिलनशी मुस्कुराहट लिए वो दिल में उतर जाने की हद तक जाज में नजर लग रहा था। राबेल ने मुस्कुराते हुए सफ़ा पलटा तो इसकी आंखों में हैरत फैल गई। ईसा के वालिद और ईसा हम शक्ल थे, या ईसा के बेटा बेटी इसकी नज़रों के सामने मुस्कुरा रहे थे। वो समझ नहीं पाई, क्योंकि जिस ईसा के साथ वो रह रही थी वो भी तस्वीर में मौजूद था, और एक नौजवान हैंडसम लड़का भी जो शायद 27-28 वर्ष का होगा। राबेल के ख्याल में वो दोनों एक जैसे, यानी अगर वो नौजवान दाढ़ी रख ले, चश्मा लगा ले, तो वो भी ईसा जैसा दिखने लगेगा। बस तस्वीर में बुजुर्ग ईसा कुछ दुबले नजर आ रहे थे, और एल्बम की साइड पेज पर 3 साल पहले की तारीख लिखी हुई थी। वो किसी लड़की की शादी की तस्वीर थी, जिनमें ईसा और वो जवान लड़का अक्सर एक साथ खड़े हुए थे और बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। एक ग्रेसफुल सी खातून के साथ ईसा भी मुस्कुरा रहे थे। ओ माय गॉड, तो ये है ईसा की फैमिली, इनकी बीवी बच्चे हैं, और इन सब की शादी भी हो चुकी है। जब भी तो ईसा की औलाद की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई? तो क्या ईसा की बीवी बच्चे इन्हें छोड़ चुके हैं?
इन्होंने कभी मुझसे अपनी कभी फैमिली का जिक्र क्यों नहीं किया? मेरा अंजाम क्या होने वाला है? मेरी क्या हैसियत है ईसा की ज़िंदगी में? इनकी अपनी फैमिली तो मैं क्या हूँ? राबेल अलमम देखती जा रही थी और बेकरारी और दुख से सोचती जा रही थी। इसने तस्वीरों में हर जगह ईसा को बेहद मसरूर देखा। ईसा पहले से शादीशुदा बच्चों वाले, इन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। राबेल बीबी, तुम्हारी अकल खास चलने गई है क्या, जो तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ सकी कि ईसा अलवी एक करोड़पति शख्स है और यकीनन इन्होंने अपनी जवानी में भी शादी की होगी और इनके बच्चे भी होंगे। राबेल को इसके दिमाग ने लताड़ा। हाँ, मैं हूँ ही कम अक्ल और नादान, इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो खुद कलामी कर रही थी। मैं तो इनसे ये सवाल पूछने का हक भी नहीं रखती। वो हंसेंगे मेरी नादानी पर कि मैंने इन्हें कवारा बुड्ढा समझा था। मगर इनकी फैमिली अब कहाँ है? ईसा ने अपनी इतनी खूबसूरत फैमिली को छोड़ दिया, ये इनकी फैमिली इनको छोड़कर चलेगी। बचा जो भी होगी ईसा मुझे नहीं बताएंगे। वो जिस बात का जवाब नहीं देना चाहते इसे अनसुनी कर देते हैं, बात ही बदल देते हैं। राबेल ने एल्बम देखने के बाद जहाँ से उठाया था रखकर दराज बंद की। ये दराज लॉक होती थी, न जाने कैसे ईसा लॉक करना भूल गए थे और राबेल के हाथ ये एल्बम लग गया। शायद इन सबके पीछे कोई दुख छुपा है जो ईसा की फैमिली यहाँ नहीं है और वो अकेले और एतबार खो चुके हैं अपना रिश्तों का। लेकिन मुझसे शादी क्यों की इन्होंने? इन्हें क्या मिला मुझसे शादी करके? उल्टा इन्होंने तो खुद मेरी फैमिली पर लाखों रुपए खर्च कर दिए और मेरा हक महर अपनी खुशी से 50 लाख रुपए रखवाया था और ये रकम मेरे ज़ाती अकाउंट में जमा भी करवा दी थी। फिर किस लिए मुझे लाए इस अपनी ज़िंदगी में? राबेल के दिलो दिमाग में सवालात की बौछार हो रही थी। वो स्टडी से निकलकर बाहर लॉन में आ गई। ज़रूर इन्हें इनकी फैमिली से कोई दुख पहुंचा होगा, जब भी तो अलग रहते हैं। मुतीसा का एतबार बहाल करने के लिए इनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपनी मोहब्बत से इनके दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। राबेल ने दिल में सोचा, खुद से हद किया कि वो बीसा को बहुत खुश रखेगी। अगला बंदा खुश रहना भी तो चाहे। ईसा, हम दोनों बाहर कहीं घूमने चले? वो खा रहा है तो सजी सवरी राबेल ने इसके सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत दिलचस्पी से देखने लगा। बाहर कहीं हनीमून मनाने का ख्याल तो नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में? हनीमून? नो वे। लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, हम मियाँ बीवी हैं। फिर भी ना तो हम हनीमून पर गए और ना ही हमारा वलीमा हुआ अब तक। अगर आपको मेरे साथ कहीं जाना बुरा लगता तो मुझसे शादी ना करते। मुझे अपने इस सोने के पिंजरे में कैद करके कौन सा तीर मार लिया आपने? एक बीवी को शौहर की तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। इसका वक्त दरकार होता है, सोने चांदी की झनकार नहीं। मगर आपको प्यार मोहब्बत से क्या मतलब? आप तो हर चीज़ दौलत से, रुपये पैसे से खरीदने की आदी है ना। मुझे भी आपने ख़रीद लिया अपनी दौलत से। राबेल का दिल बहुत अफसरदा हो रहा था। बस बोलती चलेगी, खैरियत, आज बहुत गुस्से में हो और तो ये तुम मुख्तसर बात नहीं कर सकती क्या? ईसा ने बहुत तहम्मुल और आसान से कहा। तो चले बाहर। वो इसकी बात का मुख्तसर जवाब दे रही थी। मेरे साथ बाहर जाकर अपना मजाक उड़ाओगी, लोग कहेंगे बाप बेटी सैर करें। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। शट अप। राबेल को पहली बार इसकी बात पर इतना गुस्सा आया था। ईसा इसके शदीद रद्द-ए-अमल पर पहुँच कर रह गया। इन ईसा साहब ने ना इज़्ज़त नहीं पाच रही। अगर इतना ही एहसास है आपको तो ख़त्म कर दें बंधन को। अगर आपको मेरे साथ कहीं भी आने जाने में प्रॉब्लम होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है, आप मेरे साथ कहीं भी जाना नहीं चाहते तो मुझे जाने दें, तलाक दे दें मुझे। क्या? ईसा को इससे ऐसी बात की हरगिज़ तवक्को न थी। वो बेदम सा होकर बेड पर ठहर गया। तुम वाकई मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? आप जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? राबेल ने ईसा के चेहरे पर फैलती मायूसी, अफसुर्दगी और बेचैनी वाज़ेह महसूस की थी। इसको लगा कि ईसा इसके जाने का सुनकर दुखी हुए हैं। वो नहीं चाहते कि वो इनकी ज़िंदगी से चली जाए। ये एहसास राबेल के लिए खुशी का बायस था, उम्मीद के दर खोलता हुआ खूबसूरत एहसास। चलो, जाते हुए भी तुम बहुत कुछ अपने साथ ले जाओगी, खसारे में नहीं रहोगी तुम। ईसा का लहजा थका हुआ सा था। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं खाली हाथ जाऊंगी। राबेल ठिठकी कि वैसा क्यों कह रहा? और फिर इसका ध्यान हकमहर की रकम की तरफ गया। इसकी बात समझ गई। हकमहर के 50 लाख मैं आपको लौटा रही हूँ, ये चेक रख लीजिए। मुझे इस रकम की नहीं, आपकी चाहत थी, आपकी चाहत दरकार थी। राबेल ने दराज में से चेक बुक निकाली, अपने दस्तखत करके चेक इसकी जाने बढ़ा दिया। मैं दी हुई चीज़ें वापस नहीं लेता। ईसा ने चेक इससे लेकर फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं हूँ ईसा, मैं जीती जागती इंसान हूँ। मैं आपकी मलकियत या प्रॉपर्टी नहीं हूँ, बीवी हूँ आपकी। आपका साथ चाहती हूँ, चाहत भरा साथ। जब आपने मुझे सब कुछ दिया तो अपनी मोहब्बत और चाहत क्यों नहीं दे सकते? राबेल बोलते बोलते रो पड़ी। ओ प्लीज़ रो नहीं, मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते। प्लीज़ राबेल, मैंने तुम्हें दुख नहीं देना चाहा, लेकिन कभी नहीं, प्लीज़ रो नहीं। ईसा ने बहुत नरमी से कहते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। वो रोती रही और ईसा से धीरे धीरे थपकता रहा। इज्जत नहीं पाच रही है नू। राबेल बहुत खुश थी। सुबह ऑफिस से जाते वक्त ईसा ने इसे बाहर ले जाने का प्रोग्राम बनाया था। आज हम डिनर बाहर करेंगे, तुम तैयार रहना, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। ईसा ने जिस मोहब्बत से कहा, राबेल का दिल बाग बाग हो गया और वो रात को पहनने के लिए ड्रेस का इंतखाब कर रही थी। और अपने एक ड्रेस का इंतखाब करने के बाद राबेल ने ईसा की वार्डरोब खोली, जिसमें एक से बढ़कर एक कीमती सूट मौजूद थे। राबेल ने ब्लैक डिनर सूट मुंतखब किया। ईसा के लिए रुमाल और जुराबों के लिए दराज खुला तो इसमें कुछ कागजात रखे थे। एक फ़ाइल थी। राबेल ने बेध्यानी में फ़ाइल निकाल कर खोली तो इसमें से कुछ निकल के नीचे गिरा। इसने नज़रें नीचे दौड़ाई। वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट थे। ये किसके? आईडी कार्ड अपने कोल नहीं रहा हर टाइम। ईसा ना चंगी थे, मैं मेरे फ़ोन के कवर में एवरी टाइम मेरा आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड और बैंक कार्ड, एटीएम कार्ड। ये किसके? राबेल फाइल दराज में वापस रखते हुए नीचे झुकी हुई शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट उठा लिया। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! राबेल के बदन से जैसे जान ही निकल गई थी। वो बुरी तरह वार्डरोब के पट से टकरा के पके हुए फल की तरह नीचे गिरी। और शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ईसा एलवी वल्द मूसा एलवी के थे।
जो हाल ही में बनवाए गए थे, जिन पर दर्ज तारीख के मुताबिक ईसा की उम्र तकरीबन 33 साल थी। और तस्वीर भी वही जज्बा थी जो अब एल्बम में देख चुकी थी। यानी जिसे वो ईसा का बेटा समझ रही थी, वो दरअसल खुद ईसा था। वो दाढ़ी वाले बुजुर्ग ईसा के वालिद मूसा अलवी थे। और वो लड़की जिसकी शादी की तस्वीर थी, ईसा की बहन उस्मा थी और वालदा आसमा थी। ईसा ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? ये बहरूप क्यों बदला? ये ड्रामा क्यों किया? राबेल के दिल में, दिमाग में बस यही एक सवाल बार बार चीख रहा था। वो इतनी बेदम हो रही थी कि रोने की भी हिम्मत नहीं थी इसमें। वो कितनी देर तक वहीं गुमसुम बैठी रही। आए, बुढ़ा जवान हो गया। ईशा साहब क्यों एडा धोखा दे रहे सी? मेरी एक लिसनर को ना ईसा के बुढ़ा होने से मसला था। देखिए थोड़ा उदा हल कढ़ दिया ना। राबेल, तुम्हारे सवाल का जवाब शायद स्टडी में ही मौजूद हो, जहाँ से तुम्हें एल्बम मिला। वहीं दोबारा जाकर देखो, शायद कोई चीज़ हाथ आ जाए। राबेल के दिमाग में बिजली किसी तेजी से एकदम ये ख्याल आया तो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके उठ खड़ी हुई। वार्डरोब बंद करके कमरे से बाहर निकली तो इसे एक हड़पना आप बहुत अजनबी सा लगा। राबी बेटी, खाना लगा दूँ? अनबी ने इसे देखते ही पूछा। नहीं, वो आहिस्ता से जवाब देती मरे मरे कदम उठाती स्टडी में आकर कुर्सी पर गिर सी गई। दराज खोल कर एल्बम निकाला, दोबारा एक एक तस्वीर देखी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पर लगी तस्वीरों को एल्बम में लगी ईसा की तस्वीरों से मैच किया। वो ईसा था। एल्बम वापस रखकर इसने तमाम दराजों को खोला, टटोला, बिलाकर एक स्याह रंग की डायरी इसके हाथ लग गई। राबे ने तेरी से डायरी खोली और सफ़ात पलटे तो डायरी का लिखा हुआ आखिरी सफ़ा इसके सामने था। लिखा था, आज राबेल ने मुझसे दूर जाने की बात की, वो मुझसे तलाक मांग रही है। मुझे इस पल यूँ लगा जैसे मेरी सांसें बंद कर रहा कोई, जैसे मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन रहा हो। मैं कैसे बताऊँ इसे कि मैं इसे कितना चाहता हूँ? वो चलेगी तो मैं नहीं जी पाऊँगा राबेल के बगैर। मैं इसे सब सच बता दूँगा बहुत जल्द, यकीन वो मुझे माफ़ कर देगी। ईसा अगर मुझसे प्यार था तो एतबार क्यों नहीं किया मेरा? वो बाआवाज़ इससे मुखातिब थी, फिर रोते हुए मज़ीद सफ़े पीछे की तरफ पलटे, कुछ और इंकशाफ हो रहे थे इस पर। गलती हो गई थी मुझसे। हाँ, महा को समझने में गलती हो गई थी। सब ने मुझे समझाया, मामा ने, पापा ने, उस्मा ने, सभी ने समझाया कि महा एक आज़ाद ख्याल लड़की है, वो घर बसाने वाली लड़की नहीं है। इसे सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत है, सिर्फ दौलत से। लेकिन मैं ही नहीं समझा। मुझ पर तो इस वक्त इसके इश्क का भूत सवार था। मैंने सबकी मुखालफत के बावजूद महा से शादी कर ली और 3 माह में मुझे इसने अपने रवैये और अमल से इतना बदसन कर दिया कि मैंने इसे तलाक दे दी। मेरी दौलत हथियाने के चक्कर में थी, इसकी दोस्ती सर्किल के कई मर्दों के साथ थी। और मैं जो चाहता था कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी होकर रहे, मेरे बारे में सोचे, मेरा ख्याल रखे, मेरे छोटे छोटे काम अपने हाथों से करे, शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटूँ तो सिर्फ मेरे लिए सजी सवरी हो और मुस्कुराते हुए मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो। कितना खुशफहम था मैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ अपनी खुशी, अपनी मर्ज़ी, अपना ख्याल रखने की आती थी। मैं सुबह ऑफिस जाता तो वो सो रही होती और जब शाम को घर लौटता तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर इंजॉय कर रही होती। रात को बहुत देर से घर आना, मुझसे झगड़ना, मेरे ख्यालात और मुतालबात को दकियानुसी कहकर मेरा मजाक उड़ाना इसका मामूल बन चुका था। घर वाले लग मेरी और महा की तो तू मैं से तंग आ चुके थे। ममा ने महा को समझाने की कोशिश की तो उसने मम्मा के साथ भी बदतमीजी की। मैं बहुत ज़ब्त और बर्दाश्त से काम ले रहा था। आखिरकार मेरा ज़ब्त इस वक्त जवाब दे गया जब महा ने अपना अबॉर्शन करवा लिया। मुझसे पूछे बगैर, मेरे इल्म में लाए बगैर इसने इतना बड़ा कदम उठाया। मेरे बच्चे का खून कर दिया था, मेरे अरमानों का खून कर दिया था। बस फिर फैसला करने में एक लम्हा लगा था। हाँ, बस एक लम्हा। वो रिश्ता जिसे निभाने की मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, इसे तोड़ने में एक लम्हा लगा। मैंने महा को तलाक दे दी। वो बहुत खुश थी क्योंकि इसे ना सिर्फ आज़ादी मिल गई थी बल्कि हक महर के 25 लाख भी मिल गए थे। घर में एक सन्नाटा छा गया। इस भयानक तजर्बे के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर नताशा मेरी ज़िंदगी में ममा की दोस्त की बेटी थी। मम्मा भी चाहती थी कि मैं इसे शादी कर लूँ और मेरे ज़ख्मों का मरहम बनकर आई थी। मुझे तो ऐसे ही लगा, लेकिन बहुत जल्दी इसकी असलियत भी मेरे सामने आ गई। मैंने इसे इसके बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में देख लिया और जब इन दोनों के बारे में मालूमात करवाई तो पता चला कि इनका फिर 2 साल से चला और नताशा का बॉयफ्रेंड सरमत चूँकि मीट नहीं था, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब थी इसकी, इसीलिए इसके माँ बाप नताशा की शादी इससे नहीं करना चाहते थे और नताशा मुझसे शादी करके मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर दोबारा सरमत के पास जाने की प्लानिंग कर रही थी। तब मैं बुरी तरह टूट गया। मेरा एतबार उठ गया था। औरत ज़ात पर से मोहब्बत से बदजन हो गया था मैं। कोई किसी से बिना कर्ज और बिना लालच के मोहब्बत नहीं करता। मैंने शादी न करने का फैसला कर लिया। मम्मा पापा मेरी कैफियत समझ रहे थे मगर मुझे तन्हा, अकेला और सुरदा नहीं देख सकते थे। इनकी ख्वाहिश है मैं किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूँ। अच्छी सी लड़की तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। हर लड़की की लालची है, हर लड़की लालची है, मतलब ही है। इसके लिए अब ये टॉपिक मैंने ख़त्म कर लिया और पूरी तवज्जो अपने बिजनेस पर मरकूज़ करने का फ़ैसला कर लिया। ओह, तो 7 साल पहले ईसा ने शादी की थी। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। तो जरा तेरे नाल उन्हें कितना बीबी वो भी याद रखी। ये तू माफ़ कर देता ना, आसानी से तेरे चंडा मारनी है मैं। आगे मैंने एक नावल आज पढ़ा है, तो वो नावल सारा इतना अच्छा था, मैं सारा दिन उसी नावल के पीछे लगी रही हूँ। तो एंड ते जो एंड जड़ा होया ना, उन्हें बगैर किसी वजह तो ना हीरो नू माफ़ कर दिता, मतलब बगैर कोई नाराज़गी, कोई गल्ला बात सुनाए। तो उदों दी मैनूं इन्नी अग लगी हुई ना वो पढ़ के। राबेल ने तवील सांस लबों से खारिज करते हुए कहा और कई सफ़े पलट दिए। तारीख और सन हर सफ़े पर दर्ज थी।
आज मम्मा पापा कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। वो मुझसे नाराज़ होकर के, क्योंकि मैंने लाख इनके समझाने के बावजूद, इनके स्टार के बावजूद शादी करने से इनकार कर दिया। कनाडा में पापा अपना बिजनेस ऑफिस भी देख लिया करेंगे, उस्मा का ससुराल भी वहीं है। वो सब तो एक दूसरे से हर रोज़ मिला करेंगे और मैं तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। कितने गलत फैसले करता रहा मैं। माहा और नताशा ने मेरा एतबार मुझसे छीन लिया, मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया। आज मम्मा पापा की नाराज़गी मुझे मसल रही है। मैं तो इनका बहुत लाडला फर्माबरदार बेटा था, लेकिन अब मैं खुद गर्ज बेटा हूँ। इनका भी कोई कसूर नहीं अपनी ख्वाहिश के इजहार में हक बजाने पे, क्योंकि मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। अपने बेटे की औलाद से अपने ख़ानदान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और ये ख्वाहिश तो हर माँ बाप की होती है। मगर मैं इनकी ये ख्वाहिश कैसे पूरी करूँ? मैं कैसे अब किसी लड़की पर एतबार कर पाऊँगा? कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकूँगा? और माँ पापा तो साफ कह गए कि जब तक मैं इनके लिए खूबसूरत और नेकसीरत बहू घर में नहीं ले आता, वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। बहुत बड़ी आजमाइश में डाल गया मुझे। मेरे अल्लाह, मुझे पर रहम कर, मुझे सही रास्ता दिखा। मैं क्या करूँ? राबेल ने 2-3 सफ़े एक साथ पलटे और पढ़ने लगी। मैं बहुत थकने लगा हूँ इस तन्हाई से। ये घर जो कभी मम्मा पापा को उस्मा की आवाज़ों से हंसी से गूंजता था, अब यहाँ खामोशी का राज है। मेरा दिल दर्द से भर गया। बुरा भी मेरे साथ हुआ और सज़ा भी मुझी को मिल रही है। दिल चाह रहा कि फूट फूट कर रोऊं अपनी बेबसी पर। मेरे आंसू देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। मम्मा का जब भी फ़ोन आता तो ये सवाल ज़रूर पूछती है कि मेरी बहू मिली कि नहीं। कहाँ से लाऊं इनके लिए ऐसी बहू जो इनके लिए नेक सीरत और नेक नीयत भी हो, मेरे लिए काबिल भरोसा और काबिल मोहब्बत भी हो। क्या मेरे नसीब में हमेशा तन्हा रहने लिखा है? छितर खाना लिखा तेरे नसीब से। क्या मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो मुझे दिल से चाहेगी? सिर्फ मुझे, मेरी दौलत को नहीं। मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। कोई नया तजर्बा करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहाँ से लाऊं मुखलिस जीवन साथी? मेरा एतबार कैसे बहाल होगा? डरता हूँ कहीं फिर से धोखा ना खा जाऊँ। कभी किसी का एतबार नहीं कर सकूँगा और किसी के सामने सर नहीं उठा सकूँगा। ये सब मैंने तो आपको आपके बढ़ापे के साथ कबूल कर लिया था, फिर आपने मुझे क्यों धोखा दिया? मुझे तो बता देते। राबेल ने रोते हुए खुद कलामी की एक और सफ़ा पलटा। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ। या तो मैं एक मुखलिस जीवन साथी पाने में कामयाब हो जाऊँगा, या अपना सब कुछ हार जाऊँगा। मैंने फिर से शादी का फैसला किया। इस बार मैं किसी गरीब लड़की से या किसी मतवसत घराने की लड़की से शादी करूँगा। मेरी पापा की शक्ल बहुत मिलती है, इसमें शाबत का फ़ायदा उठाते हुए पापा जैसा रूप धारूंगा। असली दाढ़ी रख रहा हूँ, बालों को डाई करवा कर कुछ ग्रे करवा लिए, 0 नंबर का चश्मा खरीद लिया। इस तरह मेरे गेटअप बिल्कुल रियल दिखाई देगा। अनबीर गफूर वगैरह मेरे इस प्लान से आगाह है। मैं एक 60 बरस के बूढ़े शख्स का गेटअप करके सचमुच बुरा लग रहा हूँ। मेरा ऑफिस स्टाफ मुझे पहचान नहीं सका। वही समझ रहे कि पापा आया। मैंने अखबार में ज़रूरत रिश्ता का इश्तहार भी दे दिया। कल के अखबार में वो इश्तहार छप जाएगा। ये देखना ये कि एक 60 साल करोड़पति आदमी के लिए कौन रिश्ता लेकर आता है। मुझे एक सादा मिजाज और नेक सीरत लड़की का इंतखाब करना है। अल्लाह करे कि इस बार मैं कामयाब हो जाऊँ। मैं जानता हूँ सब मुझसे मेरी दौलत के लालच में रब्ता करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि दौलत के लालच से हटकर भी कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे रब्ता करेगा। कोई लड़की ऐसी भी तो होगी जिसे मुझसे कोई लालच ना हो। अगर ऐसी लड़की मुझे मिल गई तो इसकी फैमिली को मैं खुद माली मदद करूँगा। बस कोई अच्छी और मुखलिस लड़की मुझे मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी। मम्मा पापा वापस घर आ जाएंगे और मुझे इस तन्हाई और करब से निजात मिल जाएगी। राबेन ने अगला सफ़ा पलटा। आज ज़रूरत रिश्ता का इश्तहार छप गया और अब तक बेशुमार फ़ोन आ चुके हैं, लेकिन एक साहब ने मुझे चौंका दिया। शफीक हुसैन नाम है इनका। इनकी 6 बेटियाँ, सबके नाम बता रहे थे। जिस लड़की के रिश्ते के लिए इन्होंने मुझे फ़ोन किया, इसका नाम राबेल है। बहुत खूबसूरत नाम है, मुझे पसंद है ये नाम। हमेशा से मैंने इन्हें घर आने के लिए कहा। राबेल ने जल्दी से सफ़ा पलट दिया। राबेल ने मुझसे मेरे घर आकर मिलने से साफ इनकार कर दिया। आज इसके वालिद का फ़ोन आया था, वो फ़ोन ऑफ करना भूल गया और मैंने इसकी सारी गुफ्तगू सुन ली। राबेल मुझसे किसी होटल में, ऑफिस में कहीं नहीं मिलना चाहती। इसका कहने के मतलब मुझे इससे, लिहाजा मुझे शरीफाना तरीके से इनके घर रिश्ता लेकर आना चाहिए। मुझे इसके ख्यालात अच्छे लगे। मैं इससे मिलना चाहता हूँ। क्या खबर? राबेली वो गोहर नायाब हो जिसकी मुझे तलाश है। राबेल ने जस्तुजू से अगला सफ़ा पलटा। आज मैं राबेल के स्कूल गया था इससे मुलाकात के लिए। इसे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैं इससे मिलने इसके स्कूल भी आ सकता हूँ। मुझे बहुत मुख्तलिफ लड़की लगी, बावजूद इसके कि इसके वालिद ने खुद मुझसे रब्ता किया। राबेल का अंदाज़े गुफ्तगू रत्मात बाला का था। वो मेकअप और ज्वेलरी के आराइशों से पाइस से पाक, सादगी में भी गज़ब की हसीन लग रही थी। बिलाशुबा राबेल बहुत हसीन और जमील लड़की है। वालिदैन पर 6 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया ताकि एक बेटी का बोझ तो कम हो सके, और यकीनन इन्हें मुझसे तवक्को होगी कि मैंने सपोर्ट करूँगा, जो कि मैं करूँगा, क्योंकि मैंने राबेल से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। राबेल को शर्मिंदगी के एहसास ने घेर लिया। ईसा को भी इसके वालिदैन की गर्ज और लालच की समझ आ गई थी, और कैसे ना आती। इनसे तो और मजबूर और ज़रूरतमंद वालिदैन ने शादी के लिए बात की थी। सब अपनी बेटी का रिश्ता इनसे करके अपने हालात उतारने के चक्कर में थे। राबेल आगे बढ़ने लगी। इसकी और ईसा की शादी की तारीख लिखी थी ऊपर। आज मैं राबेल को ब्याह लाया हूँ। दुल्हन के रूप में भी किसी और ही दुनिया की मखलूक दिखाई दे रही थी, बेहद हसीन, बेहद दिलकश और दिलनशीन। इसने जिस तरह मुझे मेरी 60 साल उम्र के साथ कबूल किया, जिस अंदाज से मुझसे पेश आई हूँ, मेरी हैरत का इन्हीं खुशी का बाइस भी था। दिल कहता है कि इस बार मेरा इंतखाब दुरुस्त है, मगर दिमाग कहता है कि सब्र से काम लो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिन इसे आजमा तो लो। राबेल मुझे हर पल अपनी मोहब्बत और खिदमत से जीतने के जतन करती है, और मैं बाज़ औक़ात जानबूझकर इसे कोई सख्त बात कह देता हूँ
तंज कर देता हूँ इस पर, मगर वो खुश दिली से सह जाती है। इसके खलूस पर यकीन करने लगता तो गुज़िश्ता तजर्बात की तिल्खी मुझ पर गालिब आने लगती है और इस मासूम लड़की को हर्ट कर बैठता हूँ। इस पर इसके खलूस पर शक करने लगता हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं राबेल से प्यार करने लगा हूँ। ये ऐसा एहसास है जिसने मुझे बरसों बाद भी अनोखी खुशी बख्शी है। राबेल को औलाद की ख्वाहिश है, मुझे भी है, मगर मैं इस ड्रामे को ख़त्म करने के बाद अपनी फैमिली प्लान करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है राबेल सारी हकीकत जानने के बाद मुझे माफ़ कर देगी। बहुत लविंग, केयरिंग और हसास लड़की है, बेहद मुखलिस और बाअखलाक। मैं बहुत मुतमिन और खुश हूँ कि इस बार मेरा इंतखाब दुरुस्त निकला। मैं मम्मा पापा को जल्द पाकिस्तान बुला लूँगा। बहुत खुश होंगे राबेल से मिलकर इंशाअल्लाह ताला। आज फिर राबेल ने मुझे अपने किडनी डोनेट करने की बात की और मैं दिल में शर्मिंदा सो कर रह गया। इसकी बेपनाह मोहब्बतों ने मुझे एहसास जुर्म और एहसास नदामत में मुब्तला कर दिया। जब मैंने राबेल से कहा था कि तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर क्यों लगाना चाहती हो, इसने मैंने जितना जीना है जी लिया, तुम हाय किधर गया। मुझे तुम सुबह की पहली किरण और मैं चिराग आखिरी शब हूँ। तो इसने तड़प कर मुझे देखा। इसकी आंखों में उभरते आंसू में मेरा दिल डूब गया। वो कहने लगी, मेरी ज़िंदगी की सुबह और शब आपको देखकर होती है। मुझे वो सुबह नहीं चाहिए जिसमें आपका साथ मेरे साथ ना हो। क्या मैं वाकई इतना खुश नसीब हूँ कि राबेल जैसी हसीन लड़की मुझे इतनी शिद्दतों से चाहे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे कैसे बताऊँ कि मुझे कोई मर्ज़ लाहक नहीं है। मैं भी झूठ था मेरी उम्र की तरह। राबेल प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये सब मैंने मजबूरन किया। राबेल तेने छितर मारेगी जे राबेल ने तेने माफ़ कर देता तो मैं राबेल ने छितर मारने। ओह माय गॉड, एक और झूठ, वो भी इतना संगीन झूठ। ईसा आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये कौन सा तरीका था मेरे खलूस को परखने का। राबेल ने हैरत और दुख से रोते हुए कहा और फिर से डायरी पढ़ने लगी। आज मैं राबेल के लिए गोल्ड के 4 बहुत खूबसूरत और महंगे ज्वेलरी सेट खरीद के लाऊं, जो राबेल को पसंद तो बहुत है, लेकिन साथ इसने कह दिया मुझे ज़ेवरात पहनने का या जमा करने का कोई शौक़ नहीं। प्लीज़ आइंदा इन चीज़ों पर पैसे खर्च ज़ाया मत कीजिएगा। कमाल है, औरतें तो जेवर पर मरती हैं, मैंने कहा था, लेकिन मैं तो आप पर मरती हूँ। मेरे लिए सोने चांदी की झनकार अहम नहीं है, आपका प्यार और एतबार अहम है। वैसे भी रिश्ते सोने चांदी से नहीं, सोने जैसे सच्चे और सच्चे जज्बों से परवान चढ़ते हैं मियाँ जी। राबेल के इस जवाब ने जहाँ मुझे शर्मिंदा कर दिया, अपने छूट के सबब वहीं मुझे खुद पर भी नाज होने लगा कि मेरी बीवी मुझे दिल से चाहती है, हालांकि तो इस काबिल नहीं है। वो तो ये है आप मिस्टर ईसा एल्वी। राबेल ने डायरी बंद कर दी क्योंकि इसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। इसका एतबार, इसकी ज़ात का वक़ार जो इस सारे खेल में मजरू हुआ था, इसका हिसाब कौन देगा। इसने डायरी इसी जगह पर रख दी जहाँ से उठाई थी और स्टडी से बाहर निकल आई। अनाबी ने इसकी हालत देखी तो परेशान हो गई। इससे दोबारा खाने का पूछा तो वो नफ़ी में सर लाती अपने बेडरूम में चली गई। शाम के साए फैल चुके थे। जिस दिन के आगाज़ पर मुस्कुरा रही थी, इस दिन के अख्तिताम पर वो अश्क बहा रही थी। इसने अपना सेल फोन उठाकर चेक किया। ईसा की 3 मिस्ड कॉल थी। सेल वापस रख दिया और बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। जिसम से जैसे एकदम से जान निकल गई थी। थकन पूरे बदन पर तारी थी। वो दीवार के साथ खड़ी थी, वहीं थक कर बैठ गई। मुझे कभी कोई इस तरह से बेतबार करेगा, मेरा इम्तिहान लेगा, मुझे आजमाएगा, ऐसे तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मैंने। क्या ईसा को ये ख्याल नहीं है कि हकीकत जानने पर मेरा दिल किस तरह टूटेगा, मेरा एतबार कैसे तार तार होगा। जो दर्द वो खुद झेल चुके हैं, वही दर्द इन्होंने इतनी आसानी से मुझे दे दिया। इन्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि इनके इस अमल से मेरा एतबार भी तो जाता रहेगा, मेरा दिल भी तो दुख से भर जाएगा। इतना बेवकूफ़ कर दिया इन्होंने मुझे मेरी ही नज़रों में। वो ईसा का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हाथ में लिए सोचों के भंवर में गुम अश्कबार थी। इसका दिल दुख से भरा हुआ था और ये बात इसे और ज़्यादा रुला रही थी कि घर के मुलाजमीन भी ईसा के साथ इस खेल में शामिल थे। इस इन सब ने मिलकर इतना बड़ा धोखा दिया, बेवकूफ़ बनाया, बेबुक्कत कर दिया था। इतना अर्जा और बेहैसियत समझा कि इसे अपनी आजमाइश की भट्टी में जला डाला। राबेल का रोम रोम इस जिल्लत और बेतबारी की आग में झुलस गया था। वो अपने बेवकूफ़ बनाए जाने पर अपने आप को कोसने के काबिल भी नहीं थी इस वक्त। ईसा बहुत फिक्रमंदी से घर में दाखिल हुआ। इसके हाथों में सुर्ख गुलाबों का बुके भी था जो इसने राबेल के लिए ख़रीदा था। अनाबी ने इसे फ़ोन करके बताया कि राबेल की तबीयत इन्हें ठीक नहीं लग रही। इसने सुबह से कुछ नहीं कहा और ये कि बस अपने कमरे में बंद है। ईसा को भी फिक्र लाहक हुई क्योंकि इसने कई बार इसे कॉल की थी, लेकिन राबेल ने इसकी कॉल अटेंड नहीं की। ईसा इस बात से बेखबर था, वो सारी हकीकत जान चुकी और इसे वक्त किस कर्ब और अजियत से गुजरी और इससे बेहद खफा है। राबेल, ईसा ने बेडरूम में कदम रखा तो कमरे में अंधेरा देखकर वो घबरा गया। जल्दी से लाइट ऑन की। राबेल को तलाश में तेजी से नजरें दौड़ाई तो इसे दीवार से टेक लगाए बेसुध बैठे देखकर इसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया। बुके बेड पर फेंकता वो बड़ी सूरत से इस तक पहुंचा। वो शायद रोते रोते सो गई थी। इसकी गर्दन दाएं जानिब ढलकी हुई थी। इसकी हालत ईसा की जान निकालने को काफ़ी थी। राबेल, राबी प्लीज़ वेकअप बेबी। ईसा ने इसके चेहरे को हाथों में समोकर बेकरार और इस्तरारी कैफियत में घिर कर इसे मुखातिब किया। राबेल ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। ईसा का चेहरा इसकी निगाहों के ऐन सामने था। नकली चेहरा, बहरूप भरा चेहरा, झूठा चेहरा। इसकी आंखों में मिर्च जैसी लग रही थी। सुरख सूजी हुई आंखों से फिर अश्क बह निकले। राबेल, क्या हुआ? ये तुमने क्या अपनी हालत बना ली चंद घंटों में? तुम्हारे मैके में तो सब खैरियत है ना? ईसा ने बेचैनी और बेकरारी से पूछा तो राबेल ने दर्द से बिलबिलाते हुए इसके दोनों हाथ झटक दिए। मत छुए मुझे, मर गई है राबेल। राबेल, ईसा तड़प उठा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना मैं, बुद्धू का मक्कल हूँ।
मैं ये भूल ही गई कि खरीदी हुई चीज़ और ख़रीदे हुए माल के साथ जो चाहे सलूक करो, मगर मुझे इतना दुखी हो रहा है, शायद इसलिए कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, इंसान हूँ जिसे जब चोट लगती है तो तकलीफ़ भी होती है। वो रोते हुए बोलती, ईसा का दिल हौला रही थी। वो तड़पते हुए बोला, राबेल तुम ज़िंदगी हो मेरी, तुमने तो मुझे जीना सिखाया, तुम खरीदी हुई चीज़ क्यों समझते हो खुद को? प्लीज़ ऐसा कहकर मुझे गुनाहगार मत करो, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे बताओ किसने चोट पहुँचाई है तुम्हें, किसने तकलीफ़ दी है तुम्हें? आपने। राबेल ने भीगती आंखों से उसे देखा। मैंने? ईसा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। जी आपने। सज़ा देंगे खुद को? क्या जुर्म है मेरा? ईसा ने मरी मरी आवाज़ में पूछा तो राबेल ने अपना हाथ इसके सामने खोल दिया, जिसमें ईसा का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट इसकी तकलीफ और चोट का सबब जाहिर कर रहा था। ओह शिट! ईसा घबरा गया। इसने बेबसी से अपना हाथ दीवार पर मारा और दोनों चीज़ें इससे ले ली। किसी का दिल और एतबार तोड़ने की क्या सज़ा होती है मिस्टर ईसा अलवी? प्लीज़ राबेल मुझे एकदम से यूँ पराया मत करो। मैंने एक मुखलिस जीवन साथी के लिए ऐसा किया। मेरा एतबार टूट गया था और आपने मेरा एतबार तोड़ दिया, मुझे तोड़ दिया। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे तरह छोड़ दें। वो दुख और गुस्से से चटक कर बोले, राबेल ट्रस्ट मी, मैं आज रात तुम्हें सारी सच्चाई बताने वाला था। मैंने सोचा था कि हम डिनर के बाद घर आएंगे तो आज मैं इस ड्रामे का एंड कर दूंगा। एंड तो कर दिया आपने, हो गया एंड आपके इस ड्रामे का। राबेल अपने आंसू आस्तीने से साफ करती हुई अपनी हिम्मत जमा करती खड़ी होने लगी तो लड़खड़ा गई। ईसा ने फ़ौरन इसे संभाल लिया, मगर इसने इसके हाथ फिर से छटक दिए। राबेल कहाँ जा रही हो? प्लीज़ तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा। वो बेकरारी से इसके सामने आए। जो इंसान खुद किसी दुख और अजियत से गुजरा वो वही दुख और अजियत किसी दूसरे इंसान को कैसे दे सकता है? मैंने तो कुछ नहीं मांगा था आपसे सवाए आपके प्यार और एतबार के, और आपने? वो रोते हुए बोलते बोलते सिसकने लगी, बात ना मुकम्मल कर सकी। शायद ज़िंदगी और लोगों को समझने की बहुत गलत अप्रोच है मेरी। हमेशा गलतियाँ की हैं मैंने। पहले गलत इंसान पर अपने जज्बे लौटा दिए, मोहब्बत और एतबार कर लिए। इसने ऐसा बेएतबार कर दिया कि जब सही इंसान मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मैं एतबार करना छोड़ चुका था। हमेशा मुझसे गलती होती है, इस बार भी मैं ही कसूरवार हूँ, मैं ही गलत हूँ। मुझे जो चाहे सज़ा दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़ राबेल। मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत देना मुझे। ईसा ने पूर्णम आंखों से देखते हुए दिलगीर और कर्मनाक लहजे में कहा तो राबेल को इस पर तरस आने लगा। वो सारी हकीकत जान तो चुकी थी, मगर अपने दिल का क्या करती जो दुख से दो चार था। अपनी ज़ात की बेएतबारी के दुख से बिना कुछ कहे दरवाजे की जाने पड़ने लगी थी कि ईसा ने बेचैनी से इसका रास्ता रोका। मत जाओ राबेल, याद है तुमने कहा था कि मुझे जीते जी तो नहीं छोड़ोगी? ईसा ने इसकी बात याद दिलाई। मर के तो छोड़ सकती हूँ ना? राबेल नहीं, ईसा की रूह तक काम करेगी। राबेल को तुम किस हक से ईसा को इल्ज़ाम दे रही हो? तुम तो इनके एहसानात तले दबी हुई हो। तुम्हारी फैमिली पर इनके लाखों रुपए के एहसानात है। अगर इन्होंने एक झूठ बोलती तुमसे महज एक मुखलिस साथी के लिए तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? तुम्हारे माँ बाप ने भी तो लालच में अपनी ज़रूरत के तहत ही ईसा से तुम्हारी शादी की थी ना। फिर भले ईसा तुमसे मोहब्बत करते हैं नफरत, तुम्हारे साथ जैसा भी सलूक रवा रख रहे हैं, तुम्हें हंसी खुशी सहना था। कुर्बानी का मतलब तो यही था ना। जब अपनों के लिए कुर्बानी दे दी तो शिकवे गिले की गुंजाइश कहाँ से निकल आए? तुम्हें तो ईसा को जो है जैसे की बुनियाद पर कबूल करना था ना, और तुमने किया भी। तो अब अगर बूढ़े नहीं है जवान है तो ये तुम्हारे लिए भी खुशी की बात है। अब तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारे मुताल्लिक उल्टी सीधी बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। राबेल का दिमाग इसे समझा रहा था, वो सब समझ रही थी, लेकिन इस लम्हे दिल को कैसे समझाती? अपनी आन अना पर जो चोट पड़ी थी इसे कैसे भुला पाती? वो शदीद ज़हनी और कल्बी इंतशार का शिकार थी। अचानक इसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सर चकरा के इसने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लेना चाहा, मगर ईसा तो इसी को देख रहा था। इसकी इस हालत पर फ़ौरन बढ़कर इसे संभाला। राबेल तुम ठीक तो हो ना? वो इसके गालों को छू रहा था। इसे लगा जैसे राबेल को हल्का सा बुखार है। आओ इधर लेट जाओ। ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? ईसा ने परेशानी से इसे देखते हुए कहा और बेड पर बिठा दिया। राबेल ने नाराज नजरों से इसे देखा। आई नो मेरी वजह से तुम्हारी हालत हुई और अब ठीक भी मैं ही करूँगा। ईसा ने इसकी आंखों में लिखा शिकवा पढ़ते हुए इसे पानी पिलाते हुए कहा, लेट जाओ, मैं अभी से कहता हूँ तुम्हारे लिए खाना ले। ईसा ने इसे बेड पर लिटा दिया और कंबल उड़ाया। मुझे भूख नहीं है, राबेल ने आंखें बंद करके कहा। भूख कैसे नहीं है? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो रखाई से बोली। ज़रूरत है मेरी जान, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िंदगी हो। ईसा ने बहुत मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरा। बीवी और ज़िंदगी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? नहीं, तुम्हारा शिकवा और नाराज़ी बजाय मैंने अपनी गर्ज के लिए ये सब किया। मैं किडनी पेशेंट भी नहीं हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मामला तवील हो गया। और जब दिलो दिमाग मुकम्मल तौर पर तुम्हारे प्यारे खलूस पर एतबार करने लगे तो तुम्हें सब मालूम हो गया। मैं खुद तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैंने देर कर दी। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिर्फ मेरी ज़ात से मोहब्बत करती, जैसा भी था तुम्हारे सामने था। तुमने मुझसे मोहब्बत की और यही मैं चाहता था, मगर इस चाह में मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। कभी कभी कुछ सही करने के लिए कुछ गलत तो करना पड़ता है ना, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा बनना पड़ता है। आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, मगर मैं जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे चाहत तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी चाहत है। तुम्हारी मोहब्बत पाकर तुम्हें फिर से जी उठाओ। मुझसे अपनी मोहब्बत और चाहत दूर मत करना राबेल, आई रियली लव यू। ईसा ने बेख्तियार रोते हुए ठहर ठहर कर भीगते लहजे में कहा और इसका हाथ होंठों से लगाकर छोड़ दिया और अपनी आंखें साफ करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ईसा लव यू टू, राबेल फिर से रो पड़ी। अनबी, राबेल सारी हकीकत जान गई है। ईसा ने अनबी के कमरे में आकर बताया तो हरासती होकर बोली, हैं ये कैसे हुआ?
पता नहीं कैसे मेरा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट आज इसको मिल गया। इसने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली। प्लीज़ आप इसे खाना खिला दे, वो खाकर सोएगी तो तबीयत बेहतर होगी। क्या वो नाराज़ है आपसे? ज़ाहिर है इतना बड़ा खेल खेला हमने इसके साथ, इसे दुख तो होना ही था ना। मैंने अच्छा नहीं किया इसके साथ, इसके खुलूस को आजमाने के चक्कर में इसे दुखी कर दिया। प्लीज़ इसका ख्याल रखें, मैं 1 घंटे तक आता हूँ। ईसा की परेशानी और बेकरारी इसके चेहरे पर रकम थी। बेटा कहाँ जा रहे हैं आप? अनाबी ने पूछा, इस गेटअप से निजात पाने। ईसा ने चश्मा उतारकर अपनी दाढ़ी की तरफ इशारा किया। अब जबकि राबेल को मेरी हकीकत मालूम हो चुकी तो इस सबको ख़त्म करके मैं अपने असल रूप में इसके सामने आना चाहता हूँ। इसे मनाना चाहता हूँ। अब मज़ीद टाइम वेस्ट करने से क्या हासिल। हाँ ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। अनाबी ने इसे तसल्ली दी। वो गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। राबेल ने अपने घर फ़ोन किया। शमसा बेगम को ईसा के असल रूप के बारे में बताया तो वह हैरत और मसरत से चीख उठी, हाय सच्ची, ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी सबसे हसीन और प्यारी बेटी का दुल्हा भी इसकी तरह जवान और खूबसूरत है। बस मुझे तो यही एहसास बेचैन किए रखता था कि हमने अपने मफाद के लिए तुम्हें एक बूढ़े से ब्याह दी, लेकिन सोना रब कितना मेहरबान है, इसने तुम पर अपना खास करम फरमाया। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁस्तकबिल ਸੀ ਤੇ एक बेटी को कुर्बान कर दिया। ਤੇ ਹੁਣ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ਲੱਖ ਲਾਹਨत दोगली औरत। जी अम्मी, वो गहरा सांस लेकर बोली। तुम क्यों दुखी हो रही हो? क्यों अम्मी, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरे सीने में दिल नहीं है क्या? मुझे दुख नहीं हुआ ये सब जानकर? एकदम से आपकी शरीके ज़िंदगी का चेहरा बदल जाए, इसकी असलियत सामने आ जाए तो क्या इतना आसान होता है इसे फ़ौरन से कबूल कर लेना? राबेल ने भड़क कर कहा। मैं तुम्हारा दर्द समझ रही हूँ बेटी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ईसा बहुत अच्छा इंसान है। इस ज़रा सी बात पर इसे छोड़कर मत आ जाना। अरे लड़कियाँ तो इसे अच्छे रिश्तों के लिए तरसती है, तुम्हें अल्लाह ने किस्मत से अच्छा शौहर दिया, तो अब इसकी कदर पहले से ज़्यादा करना। और कुछ? राबेल इस वक्त चिड़ी हुई थी, बेजारी से बोली। बस अब ज़्यादा मलाल करने या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो और कल इतवार है ना, तुम दोनों हमारी तरफ आ जाओ। ईसा को हम भी तो देखें कैसे असल में। इन्हें बड़ी अग लग गई अम्मी नू देखन दी। अम्मी फ़िलहाल हम नहीं आ रहे और ना ही आपको यहाँ आने की ज़रूरत है। मामला सेट हो जाए तब देखेंगे। राबेल ने फ़ौरन मना कर दिया। इन्होंने भी इसकी दिली कैफियत को समझते हुए स्टार नहीं किया और फ़ोन बंद कर दिया। बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तुसीं जान छड़ दोगे तो थोड़ा सुकून उन्होंने भी आइएगा। राबी बेटी खाना खा लो। अना भी ट्रे में खाना लिए इसके सामने मौजूद थी। आप भी इस खेल में शामिल थी ना? राबेल ने खफकी से देखा। वो ट्रे साइड टेबल पर रखकर इसके पास बैठ के किनारे पर टिक गई। हाँ लेकिन बेटी, हमारा मकसद तुम्हें धोखा देना या नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं था। ईसा पापा बहुत दिल वाले, बहुत नेक सीरत है। वो तो हम नौकरों का इतना ख्याल रखते, फिर भला अपनी बीवी को कैसे दुखी कर सकते? इन्हें माह और नताशा जैसी लड़कियों ने औरत ज़ात से बीवी के रिश्ते से बदजन कर दिया। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, डरते कि कहीं तुम इन्हें छोड़कर ना चली जाओ। बेटी, ईसा सोने जैसा मर्द है और हीरे जैसा दिल है ईसा का। इन्हें इस गलती के लिए माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ना, भी मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। राबेल ने फ़ौरन इन्हें कुछ भी बताने से रोक दिया। वो रो रो कर दुख, सदमे, हैरत और गुस्से से बेहाल होकर थक चुकी थी। इसका सर दर्द से फट रहा था, आंखें दर्द और सूजन से बंद हुई जा रही थी। अगर सब कुछ जान गए तो मुझे यकीन है कि तुम कोई गलत फैसला नहीं करोगी, अपने हाथों से ईसा की मौत का परवाना नहीं लिखोगी। अनाबी ने संजीदगी से कहा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तड़प उठी ईसा की मौत के जिक्र पर। हाँ बेटी, ईसा को मैंने पाला। इनकी माँ से ज़्यादा मैं जानती हूँ ईसा पापा को। वो तुम्हारी मोहब्बत और चाहत पाकर इतने खुश थे कि अगर तुम्हारी मोहब्बत इन्हें ना मिली तो वो जी नहीं पाएंगे। बहुत चाहते हैं वो तुम्हें, अपनी जान से पढ़कर अजीज़ हो तुम इन्हें। अनाबी के इंकशाफात राबेल का दुख कम करने के लिए मददगार साबित हो रहे थे। अनाबी वापस चली गई थी। राबेल की आंखों में आंसू फिर से उमड़ आए थे। इसे ईसा के आंसू बेचैन कर रहे थे, जो इसे अपनी दिली कैफियत बताने और मनाने के जतन करते हुए बह निकले थे। ईसा के आंसू इसकी मोहब्बत का सबूत थे। वो इसे नाराज़ नहीं रखना चाहता, इसे हर कीमत पर मना लेना चाहता था। ये तो वो समझ की थी। वो जानती थी, वो इसे रुलाकर खुद भी रोया था। जो आपको रुलाकर आपको मना ले, इससे प्यार करना चाहिए। जो आपको रुलाकर खुद भी आंसू बहाए, इस पर एतबार करो, क्योंकि जो आपको रुलाकर आपको मना ले वो आपका सच्चा दोस्त है, और जो आपको रुलाकर खुद भी आंसू बहाए वो आपका सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार करने वाला है। राबेल सोचो कि ये अलगार से थक कर नींद की वादी में जा पहुंची। ईसा घर आया तो रात के 10 बज रहे थे। वो आईने के सामने खड़ा अपना पुराना रूप देख रहा था। क्लीन शेव चेहरा, बिना चश्मे के डार्क ब्राउन रोशन आंखें, डार्क ब्राउन बाल, जो अब बहुत स्टाइलिश से अंदाज में सेट करवा के आया था। वो भरा भरा कसरती बदन, वो दिलकशी जिस पर इसकी यूनिवर्सिटी के और ख़ानदान की लड़कियां मरती थी, फिर से वैसी दिलकशी में लौट आया था। आज इसे खुद भी अपना आप नया नया सा लग रहा था। इसने शावर लेकर सादा शलवार कमीज से तन किया और राबेल के पास चला, जो गहरी नींद में थी। ट्रे में खाना चूंका तू धरा था। ईसा ने बेचैनी से अपने लब भेज ले चुककर राबेल की पेशानी पर हाथ रखा तो इसे एहसास हुआ कि इसका बुखार बढ़ चुका है। नींद से जगाना भी मुनासिब न लगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। इतनी मासूम और हसास दिल की मालिक इस लड़की का दिल दुखाया मैंने। कितना बड़ा धचका लगा होगा इसे ये सब जानकर। ओ गॉड, मैं क्या करूं? अल्लाह मेरी मदद करो, मुझे माफ़ कर दे, मेरी हर खता के लिए, हर झूठ के लिए। ईसा ने बेचारगी और शर्मिंदगी से बाआवाज़ कहा और फिर अपने फैमिली फ्रेंड और डॉक्टर दोस्त को फ़ोन करके घर बुला लिया। डॉक्टर ने राबेल का चेकअप किया, चंद दवाएं लिख दी, आराम करने का मशवरा दिया और ये भी कहा इन्हें कोई शौक लगा या कोई स्ट्रेस लिया भाभी ने। ओके थैंक्स यार। ईसा ने डॉक्टर वज़ीर अली का शुक्रिया अदा किया। वेलकम डियर। डॉक्टर के जाने के बाद ईसा नमाज ईशा के लिए खड़े हो गए। अल्लाह से राबेल की सेहत याबी की दुआ, अपनी गलतियों की माफ़ी भी तो मांगना थी। मांगला माफ़ियाँ।
राबेल ने आंख खोली तो ईसा का असल चेहरा इसकी निगाहों के सामने था। वो शायद रात भर इसके सराहने जागता रहा था और कुछ देर पहले थक कर इसकी आंख लगी थी। राबेल ने देखा अपने असल चेहरे के साथ भी वो बेहद वजी लग रहा था, मगर इसने एकदम से अपनी आंखें मीच ली। ईसा का वो 60 साल शख्स का हुलिया वो चेहरा इसकी आंखों के सामने आ गया। 3 माह तक जिस चेहरे से प्यार किया, जिसका एतबार किया, जिसके संग रोज़ो शब बिताए, वो चेहरा वो इतनी आसानी से कैसे भुला सकती थी। वो चेहरा पलक झपकते ही आंखों से ओझल नहीं हो सकता था। वो बेबसी से खुद को संभालती हुई आहिस्ती से बिना हट के बिस्तर से निकल गई। वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आई तो भी ईसा इसी पोजीशन में बेड पर नीम दराज था। इसने आहिस्ता से कंबल खोलकर इस पर फैला दिया। जो ही कंबल फैलाकर हटने लगी, चकरा कर इस पर गिर गई। ईसा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। राबेल, ईसा ने इशारों से थामा। सॉरी, मैं कंबल डाल रही थी कि चक्कर आ गया। वो शर्मिंदा सी खसियानी होकर उठने लगी। वो मुस्कुरा दी। इसे अपनी बीमारी में भी इसका ख्याल था। ये एहसास ईसा के लिए बहुत खुशकुन था। तुम खुद क्यों उठी? मुझे दिखा दिया होता। तुम्हारा बुखार बहुत तेज़ है, चलो लेटो इधर। ईसा ने इसे पकड़कर इसकी जगह पर लेटा दिया। नाश्ते के बाद तुम्हें दवा खा के आराम करना है, वो कह रहा था, मगर राबेल सर तक कंबल तान चुकी थी। अना भी नाश्ता ले, राबेल ने बमुश्किल थोड़ा सा दलिया खा और दवा खाकर दोबारा लेट गई। ईसा ने नोट किया था राबेल इसकी तरफ देख नहीं रही। इसकी वजह और राबेल की कैफियत को समझ रहा था, जब भी परेशान और पशेमान हो रहा था। दोपहर तक राबेल का बुखार उतर गया था। अनाबी ने इसे ज़बरदस्ती यखनी बनाकर पिलाई। खाने से तमन्नाई बहाल होती हुई महसूस हुई थी, लेकिन जिसम में दर्द था, खासकर टांगों में। वो अपने हाथों से टांगें दबा रही थी। ईसा कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र बस लम्हे भर को इस पर उठी थी। फिर बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। टांगों में दर्द हो रहा है ना? ये बुखार की वजह से। खाओ पियो ताकि तुम्हारी एनर्जी बहाल हो सके। ईसा इसके सामने बेड पर आ बैठा। वो इसकी बात के जवाब में खामोशी, नजरें अपने हाथों की लकीरों में उलझी थी। मैं दबा देता हूँ तुम टांगे। ईसा ने मुस्कुराते हुए हाथ इसकी टांगों पर रखे तो इसने तेजी से टांगे समेट ली। इंदे कोल ते पैर भी दबा, इंदे कोल ते पैर भी दबा ने के कर मेरी सेवा। बेगैरता, एडे बड़े बड़े झूठ बोले तू। हुण खिदमतां कर मेरियां जिन्नियां तू अपनी बमारी च कराइयां ना मेरे को। झूठां दी पंड तो जिद्दियां मेरियां करवाइयां भी तू कर मेरी खिदमत। पाँव दबाओ, मेरी टांगें दबाओ, सारा कुछ दबाओ। मत हाथ लगाए मुझे। क्यों? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, वो बेकल होकर बोला। आप मेरे शौहर नहीं है, वो कोई और थे। मैं नहीं पहचानती आपको। जाए यहाँ से, मैं नहीं देखना चाहती आपको। मेरे ईसा नहीं है आप। वो भीगती आवाज़ में बोली। मैं तुम्हारा ईसा ही हूँ जान, प्लीज़ ऐसा मत करो। आई लव यू राबेल। वो इसको मोहब्बत और हसरत से देख रहा था। खुद पे बीती तो रोते हो, सिसकते हो। वो जो हम कहा था क्या वो इश्क नहीं था? राबेल ने जवाबन कहा था। वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। तब मुझे भरोसा नहीं था तुम पर, तुम्हारी चाहत और मोहब्बत पर। भरोसा हुआ तो समझ भी नहीं आया कि तुम्हें कैसे बताऊँ। डरता था कहीं तुम हकीकत जानकर मुझे छोड़कर न चले जाओ। भरोसा और एतबार टूटने के दुख और दर्द से वाकिफ़ हूँ मैं, इसलिए बता नहीं पाया। ईसा ने दामद और बेबसी में घिरा था। ये डायरी पढ़ लेना, शायद तुम्हें मेरी मजबूरी का अंदाज़ा हो जाए, तुम मुझे माफ़ कर सको। ईसा ने अपनी स्याह डायरी इसके सामने रखते हुए कहा। और वो तो इसकी डायरी पढ़ चुकी थी, सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए इसने इनकार कर दिया। मुझे नहीं पढ़नी, प्लीज़। वो मुल्तजी हुआ। मुझे अम्मी के घर जाना है। राबेल, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? ईसा की तो जान पर बनाई थी इसके जाने के ख्याल से। वो तेजी से बोला। जानती हूँ मैं ऐसे नहीं जा सकती, बहुत कर्ज है मुझ पर आपका। बिना कर्ज अदा किए मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? तुम गलत समझ रही हो, ईसा ने इसे देखते हुए दुख से कहा। सिर्फ मेरी और अपनी बात करो, तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। मैंने अपनी खुशी तो तुम्हारे वालिदैन का बोझ बैठाया, दिल से तुम्हें ब्याह कर लाया था। मेरा कोई एहसान नहीं है तुम पर। मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मोहब्बत ही चाहता हूँ तुमसे बस। तो कब नहीं दी मैंने आपको मोहब्बत? राबेल ने भराई आवाज़ में सवाल किया। वो शर्मिंदा होगी। आपने मेरी मोहब्बत का, मेरे खलूस का मजाक उड़ाया। मैंने कब कहा था कि मुझे आपकी दौलत चाहिए? नहीं कहा, कभी नहीं कहा जान। मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। ये दौलत, ये पैसा, सब कुछ मुझसे ले लो, मगर मुझे अपना आप दे दो। मेरी राबेल मुझे लौटा दो। वो इसका हाथ थाम कर इल्तिजा करता हुआ रोती है। राबेल तो आप ही की थी, मगर आपने यकीन ही नहीं किया, खुद से ही पराया कर दिया। राबेल इसे कहाँ रोते हुए देख सकती थी, खुद भी रो पड़ी। नहीं राबेल, तुम तो मेरी अपनी हो। तुमको पराया करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं। मुझे नींद आ रही है। मजीद कुछ सुनना नहीं चाहती थी, दिल दर्द से बेहाल था। लेटने लगी तो ईसा ने इसे सहारा देकर लटा दिया, कंबल ठीक उड़ा दिया। ठीक है, तुम आराम करो। ईसा ने इसकी पेशानी चूम ली। वो इसके मोहब्बत भरे लम्स की हिद्दत से पसीने में भीग गई। मुझे चंद दिन के लिए अम्मी के घर जाना है। सुबह वो भी ईसा के साथ जाने को तैयार खड़ी थी। ईसा ने देखा जर्द रंग की शलवार पर कास्नी रंग की कमीज दुपट्टे में, जिस पर बहुत नफीस काम किया गया था। वो हल्का से मेकअप की, बहुत दिलकश मगर अफसरदा, संजीदा और रंजीदा दिखाई दे रही थी। कलाई में पहने सोने के कंगन को छेड़ रही थी। चंद दिन के लिए नहीं, सिर्फ चंद घंटे के लिए। ईसा टाई गले में डालता हुआ इसके करीब चला, मगर वो नजर झुकाए उलझी भी लग रही थी। मैं खुद तुम्हें अम्मी के घर ड्रॉप करूँगा और ऑफिस से वापसी पर साथ लेता हुआ घर आऊँगा। ये घर तुम्हारे दम से घर जन्नत है। मैं इस घर को अब भी तुम्हारे बिना देखना चाहता, अब कभी भी तुम्हारे बिना नहीं देखना चाहता। चले? वो अपना हैंडबैग उठाते हुए बोली। इसकी जानिब देखने से मुसलसल गुरेज पर उतरी थी। राबेल, इसने इसका हाथ पकड़ लिया। टाई की नॉट बांध दो। वैसे शो कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो राबेल पर इसी का तरीका आजमा रहा था, जैसे वो इसके सर्द रवैये के बावजूद इसे हमेशा से मोहब्बत से आराम करती थी। वो भी अब यही कर रहा था। राबेल को ना चार टाई बांधना पड़ी। थैंक यू स्वीट हार्ट। ईसा ने चुप कर इसके रुखसारों पर अपनी मोहब्बत के फूल खिला दिए। वो बखला गई। इधर देखो ना बीवी, यार इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी जो तुम देखती नहीं हो मेरी तरफ। इसने राबेल की थोड़ी पकड़ कर अपनी तरफ किया।
राबेल ने इसके चेहरे को देखा। आंखों में इसका पुराना चेहरा आ रहा था। आंखें फिर से गर्म पानियों से भरने लगी। मैं इस चेहरे को नहीं भुला सकती जिसने 3 माह तक मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अपना आदी बनाया। आपको इतना आसान लगता है ये सब? मैं ऑन ऑफ का बटन तो नहीं हूँ ना कि जब दिल चाहा ऑन कर लिया, जब दिल ना चाहा तो ऑफ कर दिया। जिस शख्स को मैं अपना शौहर समझती थी, जिससे प्यार करती थी, अचानक से इसका चेहरा बदल गया, तो आपको लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मेरे अंदर कोई टूट फूट नहीं हुई? मैंने जिस चेहरे से प्यार किया वो तो नहीं है। वो कहते कहते बुरी तरह रोने लगी और बेड पर ठहकी। राबेल, आई एम सॉरी जान, हाउ स्टूपिड आई एम। गलती पर गलती करता चला जा रहा हूँ, प्लीज़ रो नहीं। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। ईसा ने खुद को कोसते हुए इसके घुटनों पर हाथ रख दिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाए, मुझे अकेला छोड़ दे। वो गुस्से से बोली। ईसा बेबसी से फेंकता हुआ इसे देखता रहा, वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। सही टगिया है तो इनू टांग के रख। अपने आप तो उन्होंने पछतावा होइए वे पछता तो बहुत रहा कि मैं घर की बैठा, हाले होर इन पछतावे ज़्यादा दे। मजबूरी के बाजार में सब बिकता है, गलत सही अपनी जगह, लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने और ईसा ने अपनी अपनी ज़रूरत के तहत ही रिश्ता जोड़ा था। ईसा ने मेरे स्कूल में मुझसे मुलाकात के दौरान बिल्कुल ठीक कहा था कि ज़िंदगी कुछ लो और कुछ तो के असूल के तहत गुजरती है। मफाद, ज़रूरत और मजबूरी के रिश्ते हम एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। मेरे माँ बाप को पैसा चाहिए था अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए, और ईसा को भी अपना घर बसाने के लिए एक पुरखलूस और मोहब्बत करने वाली लड़की चाहिए थी, जिसकी कीमत इन्होंने लाखों में अदा की और दिल से की। मैं लाख भूलना चाहूँ, मगर यह हकीकत है कि ईसा का मेरी फैमिली पर लाखों का एहसान है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता। ईसा अच्छे इंसान है, बल्कि बहुत अच्छे, लेकिन उन्होंने गलती की अपना असल चेहरा छुपाकर, मेरा दिल दुखाकर। लेकिन अब जो मुझे करना है वो यकीनन ईसा के लिए हैरान कुन होगा। राबेल ने दिल में सोचा और नबी के साथ मिलकर पूरे घर का जायजा लिया। खुद को मसरूफ़ रखना चाह रही थी, ईसा से बचना चाहती है, वही जानती थी, क्योंकि इसने घर की सजावट सफाई और किचन में खुद को मसरूफ़ कर लिया। ईसा के लिए यही बहुत था कि इसने दोबारा मैके जाने की बात नहीं की थी, मगर वैसे खुद को मनाने का मौका भी फराहम नहीं कर रही थी। एक खामोशी थी जो इन दोनों के दरमियान अंदर आई थी। रात के 11 बजे थे, ईसा घर नहीं आया। राबेल बहुत परेशान हो रही थी। नबी से इसके ऑफिस फ़ोन करवाया। इसके पीए ने बताया कि वो तो शाम को ऑफिस से निकल गए थे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि ईसा ने घर आने में इतनी देर कर दी। वो तो फ़ोन कर देता था अगर इसे कुछ देर से आना होता, तो ईसा का मोबाइल भी ऑफ था, जिससे वो मज़ीद हरासा हो गई। 12:30 बजे ईसा की गाड़ी का हॉर्न बजा था। राबेल ने टेरेस पर जाकर देखा, ईसा की गाड़ी से नीचे उतरा था। वो सुक्का सांस लेती वापस पलट की, मगर ईसा की नज़र इसके गुलाबी आंचल को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। वो इसके लिए फिक्रमंद थी, इसके इंतजार में जागी थी। यह एहसास ईसा के लबों पर मुस्कान फिर गया। वो जो थकन और आज़ूदगी की ईद में लिपटा हुआ घर में दाखिल हुआ था, इसे के एहसास ने इसे ताज़ातम कर दिया। वो बेडरूम में आया तो राबेल को बेड पर बैठे देखा। इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम, ईसा ने इसे देखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो जवाब देती बेड से उतरी। कहाँ जा रही हो? आप चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। राबेल, थैंक्स स्वीटी, बट मुझे भूख नहीं। टायर कोट उतारते हुए थके थके लहजे बोला। खाकर तो नहीं आए, फिर भूख क्यों नहीं है? राबेल इसके चेहरे को बगौर देख रही थी। उसके दुरुस्त अंदाजे पर मुस्कुराती। इतना समझते हो तुम मुझे? आप पता नहीं कब समझेंगे, वो खफकी से बोली। टाइम देखा आपने क्या हुआ है? एक फ़ोन नहीं कर सकते थे? फ़ोन क्यों ऑफ? मोबाइल क्यों ऑफ था आपका? देर से आना तो कम से कम घर फ़ोन करके इन्फॉर्म तो कर देते। आपने समझा कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है? मेरी जान, तुम हो ना पूछने के लिए। तुम इसी तरह अपना हक जताती रहा करो, मुझे खुशी होती है। मेरा इंतज़ार करने वाली प्यारी हस्ती मेरी ज़िंदगी में मौजूद है। ईसा ने इसके पास आकर मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बूसा दिया। वो सटपटाकर एक कदम पीछे हटी तो वो हंस दिया। वो नाराज़ लहजे में बोली, जी हाँ, और इस प्यारी हस्ती को एक फ़ोन नहीं कर सकते थे? एमरजेंसी होगी थी। क्या हुआ था? आप ठीक है ना? राबेल का दिल ज़ोर से धड़का। मैं ठीक हूँ जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में, मुझे कुछ नहीं होगा। ईसा ने इसके शानों पर हाथ रखकर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए अपने लिए परेशानी से खुशी बख्श रही थी। ईसा को मालूम था राबेल बहुत हसास लड़की है, वो कभी से छोड़कर दुख देकर नहीं जा सकती। मां सदके चली जा, पहले तो मैं तेन कह लंदी सी बुढ़ी घोड़ी लाल लगा, हूँ मैं तेन की कवां भाई, मुंडा अशक मजाज आ। तो बताते क्यों नहीं, क्या हुआ था? वो हनूस परेशान थी। आपके सर में दर्द हो रहा है? राबेल ने खुद ही कैस लगा। हाँ, और मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुम्हें सब पता चल जाता है। इट मीन यू लव मी वेरी मच। वो उसके एहसास की गहराई को महसूस करते हुए खुशदिली से बोला। बताने की ज़रूरत तो फिर भी होती है, चाहे कोई समझ ले, महसूस कर ले, तब भी बताना चाहिए। छुपाने से, झूठ बोलने से हकीकत तो नहीं बदल जाती। मैं आपकी बीवी हूँ, दूसरी शादी की है ना आपने मुझसे। मैं महा नताशा जैसी नहीं हूँ, लेकिन क्या इतनी बड़ी बात आपको मुझे बताना नहीं चाहिए थी? सच्चे और पुरखलूस जीवन साथी की तलाश आपको थी और आप खुद झूठ बोलते रहे, शक में पड़े रहे, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छुपाए रखा आपने। हाँ, शायद आपको बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई होगी ना? राबेल ने नहायत संजीदगी से कहा और जाने लगी तो ईसा की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। तुम्हें सब मालूम था? चलो अच्छा हुआ कि तुम सब जान चुकी हो। मैं बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले तुम्हें पता चल गया। आई नो बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें, लेकिन वो बेबसी से सारी ला कर रह गया। समझ में ना आया क्या कहे। राबेल इसे शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए इससे अब भी प्यार करती थी। सारी वजूहत जान चुकी थी, इसलिए ईसा से ज़्यादा कसूरवार नहीं लग रहा था। अब इसकी गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी कि इसे बार बार शर्मिंदा किया जाता। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाती हूँ, पेन किलर खाकर सोइएगा। राबेल ने तेरी से कहा और कमरे से निकलकर सीधी किचन में चली आई। चाय बनाई, मैक्रोनी ओवन में गर्म की,
चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियन बनाया था। इसने सब गर्म करके ट्रे में सजाकर कमरे में आई तो ईसा वॉशरूम से नहा कर निकल रहा था। तू तो जैसे ट्रे सजा के ला गई तो मेरे से ट्रे सजा के कौन ले आएगा? मैंने भी तक खाना नहीं खाया। मैंने कहा पहले रिकॉर्डिंग कर लूँ फिर बाद में खाना खाती हूँ, मेरी भूख लग रही है। लेकिन चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी नावल मकाओ, फिर मैं भी जाकर खानी है रोटी। मेरे लिए मेरी अम्मी लेके आएंगी। चल पा जा। तौलिए से गीले बालों को रगड़ता लाइट ब्राउन कुर्ता शलवार पहने बहुत फ्रेश लग रहा था। राबेल ने ट्रे मेज़ पर रख दी और दराज में सर दर्द की गोलियां निकाल लाई। अरे इतना कुछ ले आई, मुझसे नहीं खाया जाएगा। ईसा ने तौलिया इसके कंधे पर डाल दिया। ना खाकर ही सर में दर्द करवाया ना, खामोशी से खाना खाए। राबेल ने इसे बीबी वाले अंदाज में टपटा वो हंस पड़ा और तौलिया वॉशरूम में हैंग कर आई। बहुत मज़े का, तुमने बनाया ना? ईसा ने सब डिशेस चक्कर इसकी तरफ देखा, जायका अलग था। जी थैंक्स। किस बात का? तुमने इतनी मेहनत से मेरे लिए खाना पकाया। आई एम इम्प्रेस्ड, तुम तो ऑल इन वन हो। बहुत सुगड़ बीवी मिली है मुझे, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। ईसा ने इसका दिल रखने के लिए मजीद खाते हुए दिल से कहा, पढ़ने से भूख नहीं थी। और जो अपनी बीमारी का ड्रामा किया था इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगी है कि नहीं? राबेल ने याद दिलाया। मांगी है, माफ़ी हर रोज़ मांगता हूँ, इसने ईमानदारी से बताया। मांगनी भी चाहिए, राबेल ने जताया। अच्छा हनी, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, मुझे जाना है। कहाँ? मेरे दोस्त वाजिद, तो इसके वालिद का शाम एक्सीडेंट हो गया था। माजिद अंकल की तो मौके पर ही डेथ होगी। 10 बजे इनकी नमाज जनाजा का वक्त था, मगर 11 बजे अदा हुई। सुबह इनके कूल हैं और वाजिद भी ज़ख्मी है। थैंक गॉड। वाजिद के सर पर मामूली जख्म, हमारे बाजू पर भी खराश हैं। इसे फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर ने फारिग कर दिया था। ईसा ने इसे पूरी तफसील से बताते हुए समझा दिया कि वो इतना लेट किस वजह से हुआ। ओह बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह इन पर रहम फरमाए। राबेल ने अफसोस करते हुए दिल से कहा तो ईसा इस बात में सर हिला दी। यही वजह लेट आने की? ईसा ने खाने से हाथ खींच लिया। तो पहले बतानी चाहिए थी ना, ये टैबलेट खा लें। राबेल सर दर्द की 2 गोलियां निकाल के इसकी तरफ बढ़ा दी। ईसा को इसका ये केयरिंग अंदाज बहुत सुकून दे रहा था। इसने खामोशी से गोलियां पानी के साथ निकल ली। हाँ, जब सर में दर्द था तो शावर लेना जरूरी था क्या? कोई ढंग का काम नहीं करेंगे ये। राबेल बड़बड़ा रही थी, वो इसकी बड़बड़ाहट वाज़ेह तौर पर सुन रहा था। इसे हंसी आ गई राबेल की बात पर। एक काम ढंग का किया ना, इतनी प्यारी सी लविंग केयरिंग लड़की से शादी की है। ईसा ने पीछे से आकर इसके गिर्द अपनी बाहें हमाइल करके इसके शाने पर अपनी थोड़ी टका दी। वो पूरी जान से इसके लमस और कुर्ब की आग में चल उठी। दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। ईसा, वो चिढ़कर बोली। राबेल सच कह रहा हूँ, मुझे चाहत तुम्हारी है, तुम्हारे साथ की चाय बस। तुम कहो तो मैं इसी गेटअप में आ जाता हूँ फिर से, फिर तो मेरी तरफ देखोगी ना। वो इसके कान में प्यार भरी सरगोशी करता इसके आसान खता कर रहा था। आप अपने आप पर मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते ईसा? कर तो रहा हूँ, तुम जानती हो ना मैं ऐसा ही हूँ, बेढंगा सा, गलती पे गलती करने वाला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ। वो बेबसी से बोला, इसका रुख अपनी तरह जानिब मोड़ लिया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सो जाएं। अब रात के 2 बजने वाले और आपको रोमांस सूझ रहा है। यही तो सही वक्त है रोमांस का। वो शरीर हुआ। तो जाएं करें रोमांस, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने लगी हूँ। वह सहूलत से हटाती सोफे पर आ बैठी। हया की सुर्खी इसके चेहरे को मजीद दिलकश बना दी। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो हैरत से बोला। वो इसके इंतजार में अब तक भूखी बैठी थी। सॉरी, मेरी वजह से ना, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। तुमसे पूछा भी नहीं, खुद ही खा लिया अकेले। इनफैक्ट मेरा ख्याल था कि तुम खा चुकी होगी। वो शर्मिंदा औरत जो कि इसे अच्छा नहीं लगा, वो ट्रे उठाकर खड़ी होगी। दोनों फिटे मुँह तेरे थे। अपी ने दी दिया मगर कल्ला खा लिया। भुखा शोधा ना हो, हाले ने भुख नहीं सी, जिन भुख लगी नहीं तेने पता नहीं की कार गुजरना सी। इट्स ओके, मैं लाउंज में जा रही हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप सो जाएं। राबेल आई लव यू, रियली लव यू। ईसा ने इसकी पेशानी चूम ली। वो इसे खफा खफा नजरों से देखती कमरे से बाहर आ गई। आई लव यू टू ईसा। इसने ज़ेर लबाइस्तगी से कहा और लाउंज में सोफे पर बैठ के खाना खाने लगी। खाला, मैं भी खाती हूँ। ईसा एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने ऑफिस में आया तो अनाबी ने से फ़ोन पर इसके मम पापा और बहन बहनोई के इनके बच्चों के आने की इतला दी। मम पापा उज़मा एहसन पाकिस्तान आ गए। ओ नो, इन्हें तो मैंने अपनी शादी के बारे में, राबेल के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। एक और गलती, उफ, अब क्या होगा? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। राबेल भी मुझसे नाराज़ है, मैं तो अब तक किसी नहीं बना सका। ईसा ऑफिस से गाड़ी तक आते हुए परेशानी से बेहाल हो गया था। ईसा अलवी, आज तुम्हारी खैर नहीं। आज एक बार फिर तुम अपने रिश्ते, अपनी मोहब्बत गंवा दोगे, तुम अपना सब कुछ गंवा दोगे। आज मम्मा पापा को, राबेल को तुम्हारी तबाही तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या कहोगे मम्मा पापा से कि राबेल से कब शादी की? इन्होंने तो खुद तुम्हें इजाज़त दी थी शादी करने की। नहीं, वो खफा नहीं होंगे। लेकिन राबेल जो मुझसे खफा, वो कैसे इन सबको फेस कर रही होगी? परसों ही तो मेरी मामा से बात हुई थी, इन्होंने तो अपने आने का जिक्र नहीं किया। हमेशा की तरह यही कहा कि अपना घर बसा लो ताकि हम भी वापस आकर तुम्हारी खुशियाँ देख सकें। फिर इनके इस तरह से अचानक से यहाँ आना समझ में नहीं आ रहा। ईसा सारे रास्ते परेशानी से सोचता रहा, खुद ही सवाल करता रहा। ईसा लॉज में खौफ और परेशानी से धड़कते दिल के साथ दाखिल हुआ। डाइनिंग हॉल में गैर मामूली हलचल का एहसास इसे डाइनिंग हॉल के करीब पहुँच कर ही हो गया था। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर कदम रखा। कोई फूका शुका भी मार ला अपने थे, और कोई जुतियाँ शुतियाँ माजदियाँ और डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। ईसा के सामने मम्मा पापा, उज़मा एहसन, इनके बच्चे और इनकी प्यारी बीवी राबेल सभी हंसते मुस्कुराते मौजूद थे। वालेकुम अस्सलाम, सबने बड़े पुरजोश लहजे में जवाब दिया। ईसा मेरा बेटा, मेरी जान, मैं तुम्हें देखने को तरस की थी। कैसे हो मेरे जान? मम्मा ने उठकर इसे मोहब्बत से गले लगा लिया। इसका माथा चूमा, हाथ था चूमे।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा और बहुत खुश हूँ आप सबको यहाँ देखकर। ईसा खुशी से खिल उठा, इनके हाथ चूमकर बोला। अपनी त्वचा के बरक्स इसे सब कुछ बहुत मस्बत और अच्छा देखने को मिल रहा था और इसका सारा क्रेडिट राबेल को जाता था। वो कनखियों से इसे देख रहा था जो मम्मा पापा के बीच दुल्हन की तरह सजी सवरी शर्मीली मुस्कान लबों पर सजाए बैठी थी और वह सब इसकी सदके बारी जा रहे थे। मम्मा पापा तो बार बार ईसा को गले से लगा रहे थे, इसका चेहरा चूम रहे थे। मुज़मा इसकी शाने से लगी प्यार का इजहार कर रही थी, यूँ जैसे वो सब बरसों के बिछड़े थे और अबान मिले थे। और ये सच भी था, वो 3 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। ईसा जो परेशानी के मारे पसीने में नहा रहा था, हमारे खुशी के फूलन नहीं समा रहा था। इसके दिलो दिमाग से हर खौफ मिट गया था सिवाय खौफ खुदा के। भैया भाभी तो आपने हमारे लिए बहुत प्यारी ज़बरदस्त और हुशमाइल ढूंढी है। उस्मान ने राबेल का हाथ थाम कर कहा। नज़र न लगा देना, ईसा ने शौकी से कहा। बेफिक्र है भाईजान, हम नज़र लगाने वालों में से नहीं हैं, हम तो नज़र उतारने वालों में से हैं। आई नो। ईसा ने मोहब्बत से अपनी बहन को देखा। उसमें ईसा से 6 बरस छोटी थी, इसकी लाडली थी वो हमेशा से। अच्छा तो तुमने इसे डर से हमें हमारी बहू के दर्शन नहीं करवाए कि कहीं हम इसे नज़र ना लगा दें? पापा ने मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा तो वो धीरे से हंसती है। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं आप सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन आप सब ने तो मुझे सरप्राइज़ दे दिया। इतला क्यों देते हैं भाई, हमें तो हमारी बहू रानी ने बुलाया और इतनी मोहब्बत से बुलाया कि हम इनकार ही ना कर सके। और फ़ौरन सामान बांध लिया, पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान तुम्हारे पास चले, पापा ने खुशी से बताया। वैसे आई हैव अ क्वेश्चन हेयर कि अगर ईसा बिल्कुल अपने अब्बा वगैरह अगर सी तो कहीं राबेल चोरी चोरी छुप के अपने सोरे को गंदी नजर आना से नहीं देख रही? अपना बंदा समझ के। जस्ट आ सिंपल मासूमाना सवाल। आपको राबेल ने बुलाया? ईसा की हैरत दी इतनी थी। जी हाँ भाईजान, आप तो छुपे रुस्तम निकले, शादी भी कर ली और मैं बताया भी नहीं। उस्मान ने प्यार भरा शिकवा किया। मैंने तो मम्मा पापा की शर्त और ख्वाहिश पूरी की है और हमें खुश कर दिया। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हर खुशी देखना नसीब करे। इतनी अच्छी बहू तुमने हमें दी है, बस अब तो पोता पोती को खिलाने की तमन्ना है इंशाल्लाह। वो दिन भी जल्द आएगा। ईसा ने राबेल की तरफ देखा जो हयाउलूद मुस्कुराहट लबों पर सजाए नजरें झुका इसके दिल में हलचल मचा रही थी, मोहब्बत में इजाफा कर रही थी। ईसा बेटे, आज हम बहुत खुश हैं, तुमने हमारी बरसों की ख्वाहिश पूरी करके हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ख़त्म कर दिया। बेटा हम तुम्हें छोड़ के चले तो गए, लेकिन तुम्हारी जुदाई में बहुत तड़पे हम दोनों मियाँ बीवी। हमें अपनी बेजा ज़िद और खौमखा की शर्त पर गुस्सा भी आता था, मगर हम इसलिए बर्दाश्त करते रहे कि हमारे बेटे का घर बस जाए, वो अकेलेपन से घबरा कर किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले। पापा ने एक बार फिर ईसा को गले से लगा लिया। इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, ईसा की आंखें भी भीगी। ये कहते ईसा दे आंसू भी ना साढ़े काके वगैरह हमारी एजल के जैसे आंसू ना आंखों में पड़े होते हैं, वैसे ईसा दे भी आंसू अखा दे भी चिपे होंगे। जो हमारा ईसा है, हमारा भोला सा काका, ओंदे ते वो भी रोंदा, वो उसके भी पड़े होते हैं, लेकिन ना एजल के ना आंसू बिल्कुल ही पलकों में पड़े होते हैं। भैया हम तो आपके वलीमे की दावत खाकर ही वापस जाएंगे, सिर्फ मैं और मेरी फैमिली मम्मा पापा आपके पास ही रहेंगे अब। ऐसे ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मेरे मम्मा पापा मेरे साथ मेरे पास हैं। क्यों राबेल? ईसा ने राबेल को मुखातिब करते हुए अपनी बात की तस्दीक चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, राबेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह जी, भाभी तो भाईजान की हाँ में हाँ मिलाती हैं। उस्मान ने छेड़ा तो वो हंसती चेहरा हया से गुलार हो गया। ऐसा भी नहीं है, मेरी गलतियों पर मेरी सरजनिश भी कर लेती है। ईसा ने कहा तो सब हंस पड़े। भाईजान हम आपकी और भाभी की मायूं मेहंदी और वलीमा बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। अरे नहीं भाई, वलीमे की तकरीब में हम सब दोस्त अहबाब को मधु कर लेंगे, अपने भी और राबेल के भी, सभी रिश्तेदारों को इन्वाइट कर लेंगे, बस काफ़ी है। ईसा ने फ़ौरन कहा। मम्मा देखे ना भाईजान को, हमारा दिल नहीं क्या, हमारे एक ही भाई हैं, बस हम तो मेहंदी मायूं भी करेंगे। उस्मान ने मामा की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा। हाँ ईसा बेटे, ये सब तो होगा, अगर हमारे भी अरमान है तुम्हारी शादी को लेकर, हम तो अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। इतनी प्यारी दुल्हन हमारे घर आई है, इसका शानदार इस्तकबाल तो हम करेंगे ना। मामा ने राबेल को बहुत मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए कहा तो मुस्कुराई जा रही थी। और बेटे को भूल गई मामा? ईसा ने मसनूई खफकी दिखाई। बेटे को कैसे भूल सकती हूँ मैं, मेरा बेटा तो मेरी जान है। मामा ने प्यार से ईसा का माथा चूम लिया। अच्छा तो फिर हम क्या हैं आपके? पापा ने शरारत भरे लहजे में कहा तो मामा समेत सबको हंसी आ गई। आप तो मेरे सर का ताज हैं, शुक्रिया नवाजिश। पापा अदाब बजा लाए। मैं खाना लगवाती हूँ। राबेल मुस्कुराती हुई उठ गई। अनाबी और मुलाजमा जुलेखा के साथ मिलकर राबेल ने डाइनिंग टेबल को अनवाओ इकसाम के खानों से सजा दिया। तमाम डिशेज इसने सबकी पसंद की बनाई। अनाबी ने सबको बता दिया कि सब पकवान राबेल ने पकाए, तो सबने खुशगवार हैरत का इजहार किया और खानों का दिल खोलकर तारीफ़ की। ईसा तो बस इसके हुनर, इसके हुस्न सलूक, इसकी मोहब्बत और एहसास पर इसका गर्विदा और ममनून और शुक्रगुजार हो रहा था। आज इसने सबको इसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लौटा दी थी। ईसा बेटे बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी खूबसूरत सलीकामंद और सुगड़ बीवी अल्लाह ताला ने तुम्हें दी। ये तुम्हारे सब्र का फल है, तुम्हारी नेक नियति का समर है। पापा ने इसे खाने के बाद गले लगाकर दिल से मुबारकबाद दी। वो खुशी से निहाल और माला माल हो गया था आज। एक तो पापा का दिल नहीं भरदा पे, मिंट मिंट बार उन्हें जफियाँ पपियाँ करी जा रहे अपने पुत्र को। चलो खैर, उनका पुत्र ओदी मर्जी। बहुत मुबारक हो ईसा, मामा ने भी इसे प्यार किया। माशाल्लाह इतनी प्यारी बहू हमारी राबेल, जीती रहो बेटी, तुमने हमारा इतना शानदार इस्तकबाल किया और अपने हाथों से सबकी पसंद का खाना बना कर पेश किया। सच कहूँ बच्ची, तुमने हम सबका दिल जीत लिया। अल्लाह तुम्हारा दिल हमेशा खुशी से आबाद रखे और मेरा बेटा तुमसे हमेशा इसी तरह मोहब्बत करता रहे। मामा ने राबेल को मोहब्बत से अपने साथ लगाकर दिल से दुआ दी तो सब ने आमीन किया। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए तो राबेल भी अपने बेडरूम में आ गई। ईसा नमाज के बाद शुक्राने के नफल अदा कर रहा था।
सफ़ेद कुर्ता शलवार में सर पर रुमाल बांधे वो राबेल के दिल को छू गया। इसने अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर आई तो तब भी ईसा नमाज अदा कर रहा था। इसने अपनी ज्वेलरी उतार कर ज्वेलरी बॉक्स में रख दी, क्लिनजिंग मिल्क लगाकर चेहरे को मेकअप से साफ किया और बालों में ब्रश फेरी थी। जब ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने पीछे खड़े ईसा का अक्स दिखाई दिया। वो पिंक नाइटी में दिल मोह लेने की हद तक दिलकश लग रही थी। राबेल ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। ईसा ने इसके शान पर हाथ रखे और इसका रुख अपनी जानिब कर दिया। शादी की पहली रात भी वो इसी तरह आईने के सामने इससे आकर मिला तो दोनों को लम्हा याद आया। थैंक यू राबिल, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, मेरे पेरेंट्स को खुशियाँ लौटाने के लिए, मुझे ज़िंदगी का एहसास दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर ग्रेट माई लव। ईसा ने इसके लब रुखसार को पेशानी और जुल्फ़ की रेशमी तार को अपने प्यार के फूलों से भर दिया। फरते में सरत और तशक्कर से इसकी आंखें भीग रही थी। राबिल की पलकें भी नम होंगी। मैंने वही किया जो एक पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली बीवी को अपने शौहर और अपने घर के लिए करना चाहिए। मैंने तो आपसे मोहब्बत की थी। मोहब्बत भरे दिल में अपने महबूब के लिए माफ़ी होती है। मोहब्बत सजा देने का हौसला नहीं रखती, मगर जुदा होने से भी डरती है। एक लम्हे को मैंने ये सोचा कि मैं अगर आपको छोड़ दूँ तो मेरा क्या जाएगा। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि आपको छोड़कर राबिल से जिया नहीं जाएगा। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि राबिल ईसा से कितनी मोहब्बत करती है, और ये भी कि ईसा भी राबिल से मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही दुख और एहसास ईसा को भी बेकल कर रहा होगा। फिर भला मैं कैसे अपने ईसा को दुख दे देती, कैसे राबिल को बेमौत मार देती। मुझे आपके दर्द का भी एहसास था, लेकिन ये दुख भी बहुत था कि आपने मेरा एतबार नहीं किया, मुझे इस तरह से आजमाया। वो इसके सीने पर दोनों हाथ के मध्यम सुरों में बोलती इसके दिल और रूह को सरशार कर रही थी। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ कर बह निकले। आइंदा से कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तुमने मेरा एतबार मुझे लौटा दिया। मैंने ज़रूर कोई नेकी की होगी जो मुझे तुम मिले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस घर को आज इसकी खोई हुई खुशियाँ मिल गई। वो इसके आंसू अपने होंठों से चुनता इसे यकीन दिला रहा था। और इस घर की खुशियाँ अब आपके अपने हाथ में। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम ये घर छोड़कर नहीं जाना प्लीज़। वो इसकी बात काट के शरारत से बोला। यानी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, है ना। राबेल ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। नहीं ना, याद रखिएगा, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये अब मेरा घर है। आपने अब कुछ भी गलत किया तो मैं आपको घर से निकाल दूंगी। हाँ, राबेल ने धमकाया तो बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ा। राबेल इसे घूरने लगी तो इसने इसे अपने करीब कर लिया। घर से बेशक निकाल देना, मगर अपने दिल से मत निकालना, क्योंकि ये दिल ही तो मेरी जाय बना है और मुझे चाहत तुम्हारी है। अपनी चाहत से मुझे कभी महरूम मत करना। इसको मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा तो इसने मुस्कुराते हुए इसके सीने पर सर रख दिया। वो अपनी चाहत का यकीन दिलाया। ईसा के अंदर ढेरों सुकून उतरा है। वैसे तुमने ये सब कैसे किया, मम्मा पापा को कैसे बुला लिया। इसे अचानक याद आया तो पूछने लगा। अनबी से सिर्फ इनसे बात कराने का कहा, बाकी सब मैंने कर दिया। क्यों, आपको मेरी सलाहियतों पर शक है। नहीं मेरी जान, मुझे यकीन है कि मेरी राबिल दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, सबसे लविंग बीवी है और कभी भी कुछ भी कर सकती है। ईसा ने इसके चेहरे को हाथों में समोकर पूरी यकीन और मोहब्बत से भरपूर लहजे में कहा तो हंस पड़ी। मेरी जान, आज से हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। मोहब्बत और चाहत से वलीमे के बाद हम हनीमून पर जाएंगे और सारी दुनिया की सैर करेंगे। सारी दुनिया की सैर। राबिल ने इसके चेहरे को चाह से देखा। हाँ, सारी दुनिया की सैर, और मेरी सारी दुनिया तुम हो। अच्छा, वो शर्माई। और हाँ, और आज मैं सारी दुनिया की सैर करूँगा। इसकी शायद भरी सरगोशी ने इसे शर्म से चेहरा छुपाने पर मजबूर कर दिया। ईसा, वो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माती इसके आतिशी शौक को मज़ीद हवा दे रही थी। राबेल, वो इसी के अंदाज में बोला तो इसने इसके बाजू पर मुक्का मारा। वो हंस पड़ा। तुम जो नई नवेली दुल्हन की तरह मेरा करार लूट रही हो, पिछले कई घंटों से तो सुहागरात मनाने का दिल तो चाहेगा ना। राबेल ने शर्म से बेहाल होते हुए इसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो इसका हाथ हटाता हुआ हंस दिया। इतनी सारी खुशियाँ दी तुमने मुझे, इन खुशियों का खराज वसूल नहीं करोगी। दूरी की गुंजाइश कहाँ रही अब मेरी ज़िंदगी। अपनी चाहत से ये रात अमर कर लें हम दोनों। ईसा ने इसे अपनी बाहों में समेट कर अपनी चाहतों की सेज पर फूलों की तरह से लटा दिया और खुशबू और इत्र में बसती मोहब्बत इसके कोमल वजूद पर बेखुदी से खुशदिली से नछावर करने लगा। इसके नमस का हर ज़र्रा कह रहा था कि मुझे चाहत तुम्हारी है। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और मेरा ख्याल नावल का नाम भी यही है, मुझे चाहत तुम्हारी है। हाँ जी, नावल का नाम है मुझे चाहत तुम्हारी है, रिटन बाय शहबाज कुल का। ये नावल आपको कैसा लगा, अपनी राय का। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अब इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। अल्लाह पाक खैर रखे, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।